देखिए नॉर्मल है, जो पढ़ता है उसके लिए फ्रस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, फ्रस्ट्रेशन नॉर्मल है। तो फ्रस्ट्रेशन इस बात का भी साइन हो सकता है कि आप सीरियस हो। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट एड आप होते थे है ना, तो फर्स्ट एड होते थे तो कैसे निपटते थे उस फ्रस्ट्रेशन से? फ्रस्ट्रेट अगर होते थे तो फिर मैं शायद में चला जाता था, मतलब किसी से बातचीत बंद? किसी से बातचीत बंद, ठीक है। हफ्ते भर पढ़ाई बंद। हाँ उसके बाद फिर अपने आप ही लगने लगता था नहीं यार गलत कर रहा है, फिर पढ़ना पड़ता है। Exactly. तो हफ्ते भर, जैसे पहली बार हमको याद है कि हम मेंस में टेस्ट सीरीज दे रहे थे 2021 में, तो मेरा GS3 में 67 मार्क्स दिया हमको। अच्छा, GS3 में? GS3 में 67 मार्क्स दिया। तो जब 67 मार्क्स दिया तो हमको लगा कि अब तो संभव है नहीं, कहीं से भी कितनी मेहनत कर। अच्छा, वो टेस्ट सीरीज के मार्क्स से? टेस्ट सीरीज के मार्क्स से कि कितनी मेहनत करने, क्योंकि 67 से 100 जाने में मतलब बहुत मेहनत लग जाएगी। तो फिर हम चले गए शहर में, फिर वही हुआ, हफ्ते 10 दिन पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर लगने लगता है कि नहीं मेन से पढ़ना पड़ेगा ही, कितना भी कुछ करते हैं। तो फिर पढ़ते रहे, तो फाइनली हमको 99 मार्क्स मिला असली पे? हाँ असली पेपर। तो मतलब ये बात यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज के मार्क्स हैं वो मैटर करते ही नहीं। और सतत प्रक्रिया है ना सुधार होने की। आप आज यहाँ पे हैं तो समय के साथ ही तो आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कि भाई पहले दिन ही आप यहीं पे रहेंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में अगर आपको 500 नंबर, 100 में 100 नंबर भी दे दे या 200 में 200 नंबर भी दे दे, वो आपका सिलेक्शन थोड़ी करना होगा। वो तो आप जब वहां परफॉर्म करेंगे, नंबर लाएंगे, तभी आपका होगा। जैसे एक बात ये भी होती है भैया, जैसे यूपीएससी में अक्सर ये होता है कि जो कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज आती है, तो जैसे उनमें होता है कि मार्क्स आते ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ली जाए 70 से 80 के बीच में ये आदमी रह जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो उसी टेस्ट सीरीज में 120, 130, 140 तक स्कोर करते हैं, लेकिन जब प्री का रिजल्ट आता है तो उल्टा होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस था। मैं जब दृष्टि में, क्योंकि वो क्या होता है जब आप प्री निकाल लेते हैं तो उनका एक प्रोग्राम चलता है, अवेक चल रहा था ना, अवेक मेंटरशिप वाला, तो उसमें क्या था, फ्री टेस्ट सीरीज होती थी। मुझे फ्री का चीज मिल जाए तो मेरे से बढ़िया कोई यूज करने वाला मिलेगा ही नहीं, तो मैं क्या करता, सारी टेस्ट लिखता था। अब उसके नंबर भी फ्री के होते थे, 130 नंबर, 140 नंबर एक पेपर। मैं सोचता था यार, अब देखिए मेरा कॉन्फिडेंस देखिए, मैं ऐसे सोचता था, मान लो मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था उस समय, तो मैं सोचता था मान लो ज्योग्राफी ऑप्शन में मान लो मुझे 200 भी दे दें, अगर सपोज मान लो 200 भी मिलता है और 500 वहां पे मिल रहा है, 520 नंबर मिल रहा है दृष्टि सीरीज में, मैं कहता था 10% डिस्काउंट कर लो, है ना, 420 मिल गया, 470 मिल गया नंबर, तो मैं तो आराम से फोड़ दूंगा पेपर। लेकिन जब रियलिटी आई है तो पता चलता 400 क्रॉस करना में आपकी वाट लग जाती है। अब देखिए कल ही एक बच्चा है, बहुत बढ़िया है पढ़ने में, मैसेज किया कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें? तो मैंने उसको यही रिप्लाई दिया कि आप बोले ना, दिखा सुना दोगे ऑडियो। तो सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं शेल में जाने की, तो वो वाकई में एक दिन एकदम खुद को रिलैक्स करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना पढ़ते पढ़ते, ऐसा लगता है कि बोर हो रहे हैं, जीवन में क्या चल रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इनका ये शेल में एक हफ्ते चले जाते थे, एक हफ्ते नहीं पढ़ूंगा मैं चला जाता, लेकिन क्योंकि हमको पता था ना कि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, जब रिफ्रेश हो गए तो फिर मतलब मैं वहीं से पिकअप करेंगे। इंजन हीट कर जाती है सबसे बड़ा। जैसे मैं खुद भी जब जेई IIT जी वाला एग्जाम देता था, तो हम रमन सर, अभय और कबीर, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो जैसे जब मेरा नंबर इन लोग से ज्यादा आ जाता था ना, तो मैं उस वक्त पढ़ाई नहीं करता था, मैं इंजॉय करता था। फिर अगले हफ्ते नंबर घट जाता था, तो फिर पढ़ता था एकदम। तो ये अप डाउन ना एग्जाम की तैयारी में लगे ही रहते हैं। अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई टेस्ट दिया और मेरा नंबर आ गया बहुत ढंग से, फिर उस हफ्ते पढ़ाई नहीं होती है, फिर लगता है यार दोनों केस में होता है, अच्छे नंबर आ जाए तब भी नहीं होती है, खराब आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज मैनेज बहुत जरूरी है करना। तो ये आपने बताया कि आपने ऐसा कहा। अच्छा, जीएस की जो प्रिपरेशन आपने की थी, GS 1 2 3 4, इसके लिए कैसे किया था, और 5 6 के लिए कुछ अलग से किया था? जैसे GS 1 2 3 4 के लिए IS नेटवर्क का जो नोट्स आता है, आंसर राइटिंग डेली वाला नहीं, नोट्स आता है उसका GS 2 3 का, इसका अच्छा नोट्स ही आता है। तो उसमें मतलब कुल मिलाकर मेरा अगर IS नेटवर्क को हटा दिया जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस है, नहीं IS नेटवर्क वाले में से क्या किया था बताइए। मतलब वही हम बता रहे हैं कि जैसे IS नेटवर्क में क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए
पेपर 2 में है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो क्या किया है आईएएस नेटवर्क वाले में कि सेपरेशन ऑफ पावर पे काफी बढ़िया रेडीमेड आंसर बना के दे दिया है। उसका 2-3 पॉइंट इंट्रोडक्शन है, फिर उसका पॉजिटिव क्या है, क्वेश्चन किसी तरीके से है ऐसे, मतलब मसाला है, मसाले को डीप बस मोल्ड करना है। हाँ, वो ग्रेवी है, किस चीज को बनाना, बनी बनाई ग्रेवी है जो बनाना होगा। तो वो हाँ सर मैं नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का अटेम्प्ट दे रहा, इस बार यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा हूँ, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, एग्जाम दे सकते हैं? रुकिए अभी मेरी बात सुनिए, अभी बीच में ऐसे नहीं, पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा लाइन से चलते हैं, फिर आते हैं आपके ऊपर, ठीक है? एकदम रिलैक्स रहिए, थोड़ा सुनिए धैर्य से। एकदम आप ऐसा लग रहा है एकदम परेशान है, दीजिए आराम से, कोई घबराइए नहीं, रिलैक्स। अच्छा ये एक बात बताइए, मैंने जो सजेशन दिया है, रिलैक्स होना तैयारी के दौरान जरूरी है कि नहीं? एकदम प्राइम वही है, एकदम शांति रहिए। जितना देखिए हम लोग यहाँ बैठ के ये कह सकते हैं कि रिलैक्स रहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि उतना ही टफ है रिलैक्स होना, बहुत टफ है, लेकिन अंततः पड़ेगा रिलैक्स होना। हाँ, जब आप अंत भाई आप इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे वो बात रह गई मेंस वाली, लेकिन हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे प्री मेरा इस बार का जो प्री था ये 23 वाला बनारस मेरा सेंटर था, तो हम एक दिन पहले चले गए, तो वहां गए तो मेरे दोपहर से ही बीपी बढ़ने लगा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हम कॉपी तक बंद किए, क्योंकि एक बार प्री में लटक चुके थे, मामला ये था, ये बड़ा ज्यादा दिक्कत हुआ। हाँ 22 में मेरा प्री नहीं हुआ था, तो फिर हम दोपहर में हम पहुंच गए थे, तो फिर मेरा बीपी बढ़ने लगा, क्योंकि हम नोट्स खोले तो वही होता है जो बीपी कुछ नहीं याद आ रहा है, ये वो बंद किए। वहीं बगल में सारनाथ था, गए शाम तक वहीं बैठे थे। हम गए नहीं जाएंगे कमरे पे, जाएंगे पढ़ने का मन करेगा, नहीं जाएंगे कमरे पे, वहीं बैठे रहे। घर फोन किए, बात किए, भैया है हमारे मुकेश सिंह, वो मतलब काफी सपोर्ट करते हैं, रूम पार्टनर है हमारे, तो उनसे बात किए। तो उसके बाद फिर जब ये हो गया कि अब एक फाइनल रिवीजन करके सो जाएंगे, तो उसके 7-8 बजे गए, 3-4 घंटे में दोहराया और सो गए। फिर सुबह उठे तो मतलब उनका ये हमेशा कहना रहता था कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ो, जब तक तुम सेंटर में जा रहे हो तब तक पढ़ो। तो खैर वो फायदा मतलब कभी कभी हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन आखिरी समय डायरेक्ट मिल गया तो फायदा कर जाता है, लेकिन किसी किसी के लिए नहीं करता। तो हम कहे चलो ठीक है, फिर हम सुबह एक बार देखे, उसके बाद बंद करके चले गए। तो वही बात है जो रिलैक्स होने वाली, मतलब एक आ जाता है अपने अंदर कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, होना होगा नहीं होना होगा नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। रिलैक्स होना ही पड़ेगा, नहीं तो वरना अंततः करना ही पड़ेगा, चाहे मजबूरी से चाहे प्यार से। तो प्यार से कर लीजिए, क्या हड़बड़ी करना। तो अब जैसे आपको बताते हैं 1 2 3 4 वाला, तो उसमें GS2 में जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, तो उसका रेडीमेड आंसर वो दिया है। ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंस्टेंसेस इन कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एग्जांपल्स है, कमेटी है, रिकमेंडेशन है, सब कुछ उसमें है। बस अपने को करना क्या है कि उसका एक कंसाइज नोट्स बना लेना, वही आप पॉलिटेक्निक कि GS2 मेरा 30 पन्ने में, हाँ, क्योंकि अंततः लिखना वही है, आपको वहां जाके 20 क्वेश्चन लिखना है और वही उठा के लिखना है। तो इतना कंसाइज कर लीजिए उसको कि बार बार उसी को पढ़ते पढ़ते वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। ये 2 और 3 वाला, 2 और 3, 1 और 4। 1 तो देखिए हिस्ट्री थोड़ा मतलब मेरा ठीक रहता था। अच्छा। तो हिस्ट्री में हम ज्यादा मेहनत नहीं किए, तो हिस्ट्री में मतलब ये था कि क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में होता था तो कहीं ना कहीं से लिख देते थे। और कहाँ से पढ़े थे हिस्ट्री? स्पेक्ट्रम से, और बाकी वो एनसीईआरटी, तो यहाँ से पढ़े थे, और लूसेंट से। अच्छा, लूसेंट से एंशिएंट और मिडिवल के लिए मेरा मानना ये है, अगर यूपीपीएससी के लिए एनसीईआरटी से अच्छी लूसेंट है। अच्छा, क्योंकि एंशिएंट और मिडिवल, हाँ एंशिएंट और मिडिवल के लिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो पुरानी ले नई ले, सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, और वो थोड़ा डिटेल्ड भी ज्यादा है। तो और लूसेंट क्या है कि उसी का शॉर्ट नोट्स है एक तरीके का, जिस्ट है, हाँ पूरा जिस्ट है, शॉर्ट एक जिस्ट है। तो अगर उसको बढ़िया से पढ़ लेने का मतलब ये है कि जैसे अभी भी हमको याद है कि इस कॉर्नर में यहाँ ऊपर ये है, इस कॉर्नर में ये है, मतलब वो चीज क्योंकि छोटी चीज है तो आप कई बार उसको पढ़ सकते हैं, बेसिकली ऐसा। तो कई बार उसको पढ़ते। तो एंशिएंट मिडिवल वहां से किया था, मॉडर्न स्पेक्ट्रम से किया था। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए वो वही भैया की बात करें मुकेश सिंह, तो वो ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका, तो हम उनसे पढ़ लिए थे, जो पढ़ा दिए थे कि भैया वो पढ़ा दिए थे कि तुम माजिद हुसैन मत पढ़ो, तुम सविंदर सिंह मत पढ़ो, हम पढ़े तुमको बताते रहे ये कर लो, बस इतना।
ठीक हो है। जाएगा। वो पढ़ा दिए थे, और सोसाइटी भी लगभग हम जैसे कि किसी का नोट्स मिल गया, ओनली आईएएस का मिल गया, तो जो नई रिकमेंडेशन है या नए डाटा है, क्योंकि सोसाइटी में हम लोग को जनरल स्टैंडिंग तो ही है, जो डाटा है उसमें कमेटी की रिकमेंडेशन है वो नहीं आती है, तो वो कहीं से भी करंट इमरजेंसी उठा लीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज इन्हीं की बात में समझा देना चाहता हूँ सभी को। जैसे जब रिजल्ट आता ना, तो लोग, बहुत सारे बच्चे जो नए वाले होते हैं ना, खास करके उनको बड़ा पिंच करता है कि ये किस कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं। ऐसे वाला बहुत ज्यादा है कि सर ये इन कोचिंग में वाले भी दावा कर रहे हैं। ऐसा ही होता ये है। जैसे यही है, मैं खुद भी अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई मटेरियल किसी कोचिंग का, कोई मटेरियल किसी कोचिंग का, कोई मटेरियल, भाई कोई खुद रिसर्च करके थोड़ा ना बनाएगा। जैसे जब मैं यूपीएससी हिंदी में पढ़ाता ही था, जैसे मालीवर्ग में पढ़ाता था, जब मैंने ध्रुव वाली क्लास को एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तो मैं डायरेक्ट यूज करता था दृष्टि का मटेरियल या ध्येय का या विजन का, सीधे उठा लेता था कि भैया देखो ये चीज पढ़ा रहा हूं, विजन का जनरली। तो मैं, लोग कहते थे अरे विजन का ही छाप रहा है, तो मैं कहता था भाई मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, तुमको समझ में आ रहा है ये बात बताओ कि सर जैसे क्लास को क्रिटिसाइज करने का या किसी भी कोचिंग को क्रिटिसाइज करने का मुद्दा ये होना चाहिए कि सर आपने जो पढ़ाया वो मुझे समझ में नहीं आया, ना कि कहां से उठा रहा है। तो जैसे इन्हीं का एग्जांपल है कि इन्होंने ओनली आईएएस से कुछ चीजें उठा ली, कुछ चीजें इन्होंने आईएएस नेटवर्क से उठा ली, कुछ चीजें कहीं से उठा ली, कुछ चीजें, यही होता है जनरली, क्योंकि हर मटेरियल सबका, जैसे एक ही मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, जैसे यूपीएससी हिंदी दिल्ली, सारा मटेरियल नहीं अच्छा होगा, हो सकता है सारी क्लासेस ना अच्छी हो सकता है कई लोग को मेरा पढ़ाया ज्योग्राफी ना समझ में आए, लेकिन निशान सर ने हिस्ट्री पढ़ाया थे बड़ा मजे से समझ में आया होगा। वो चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये सबका पर्सनलाइज भी होता है, चीजों को अलग अलग देखा जाना चाहिए। इनसे ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को सीखनी चाहिए। ठीक है, तो GS4 बचता है। GS4 में पतंजलि आईएएस एक नई कोचिंग, सारा वो उठा लिया था मटेरियल। हाँ, पतंजलि आईएएस में, क्योंकि जो पतंजलि आईएएस वाले सर हैं वो काफी इतना सिंपल कर देते हैं चीजों को, बहुत सारे कंसेप्ट जो हम लोग लगता है ये क्या है वो क्या है जो नहीं समझ में आते हैं, वो उसको बहुत सिंपल कर देते हैं। क्या नाम है सर का? हाँ, धर्मेंद्र सर है, तो वो सही कर देते। तो और दूसरी चीज GS4 के लिए स्पेसिफिकली विशाखा यादव मैम की कॉपी, ये मैंने सबको रिकमेंड की। वो समझ लीजिए, अगर हम ये करते थे GS4 के लिए, अब नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक हमने वीडियो देखी थी, एक सर हैं सिलेक्टेड हैं, तो उनकी शायद कोई किताब भी आती है, तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया था कि आप जैसे 20 आंसर आपको लिखने हैं, तो आप 30 कीवर्ड याद कर लीजिए, जैसे वसुधैव कुटुंबकम और बहुत सारी कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये सब है। तो जो है और जैसे कि मोरल कंपास, ये सब चीजें हैं ना, तो ये सब चीजें याद कर लीजिए, और जहां मौका मिले उसको भिड़ा के अंडरलाइन कर दीजिए कि ये लो, देख लो। तो वो चीज करने से क्या होता है कि आंसर आपका, भाई जनरल आंसर तो सभी लिख रहे हैं, वहां कीवर्ड बेस्ड कीवर्ड में जो होता है थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है, तो पढ़ने वाले को अच्छा लगता है, वहीं 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं। हर क्वेश्चन में 1-2 नंबर बढ़े तो आपके 20 नंबर बढ़ गए। इवन जब मैं मेरी इंटर्नशिप या जब ध्रुव की क्लास लेता था, जैसे इथिक्स में जब ध्रुव की क्लास ली थी, तो पहली क्लास मैंने केवल इसी बात पे ली थी कि एक आंसर में क्या होना चाहिए, एक आंसर में होना चाहिए जो आंसर से रिलेटेड कंटेंट है उसकी समझ है वो, दूसरा होना चाहिए कीवर्ड सबसे महत्वपूर्ण है किसी आंसर के, और एथिक्स के आंसर के लिए कीवर्ड्स उसके सिलेबस से मिल जाते हैं और टॉपर्स की कॉपी से मिल जाते हैं। तीसरी चीज होनी चाहिए आंसर में एग्जांपल्स। तो मैं जब जनरली पढ़ाता था, मैं कहता था 150 शब्द का आंसर लिखना है, यही 3 चीज मिला के तुमको लिखना है, जितने पार्ट से प्रश्न के उसको सब हेडिंग और हेडिंग डाल के, और कीवर्ड सारे के सारे भरने हैं, और एग्जांपल्स, हर कीवर्ड्स पे एक एग्जांपल। एथिक्स में तो एग्जांपल मतलब जैसे अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हमको ये था कि हर क्वालिटी पे हम लोगों ने आंसर रट लिए थे, जितने भी मतलब उसके एग्जांपल रट लिए थे, ये आएगा तो ये लिखेंगे, इंटीग्रिटी आएगा तो ये वाला कोड लिख देंगे, ऑनेस्टी आएगा बिल्कुल कोड लिख देंगे, वो मतलब रेडीमेड था कि मतलब। और यूपीपीएससी में खासतौर पर ऐसा होता भी है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, रट के सीधे छापो। तो अगर जैसे डायरेक्ट मिला, जैसे ही मिला तो तुरंत आंखें चमक जाती थी कि बस आ गया, अच्छा, तो वो काम हो जाता था। कायदे से करना भी यही चाहिए, सबसे बेस्ट तरीका। जैसे मैं खुद बताऊं, जैसे अगर मान लो मुझे अभी मेंस लिखना रहे ना, तो मुझे अब मेंस, जैसे मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस का दिया था, तो मैंने करीब 40-50 टेस्ट लिखे, मतलब रेगुलर रोज मैं यही करता था, जैसे सुबह से लेके यही काम ही करता था शाम तक, केवल टेस्ट लिखता था, उसी का रिवीजन करता था, अगले दिन फिर लिखता था, पूरे दिन भर केवल टेस्ट सॉल्व करता था। मैं ये काम करता था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में संख्या कम हो गई,
इस वाले अटेम्प्ट में केवल 4 मैंने टेस्ट लिखे। क्यों? ये मेरे लिए इजी है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं क्या करता हूँ सीधे सीधे उसको रटता हूँ, फैब्रिकेट कर लेता हूँ आंसर। अब समझदारी बनी गई है ना, सृजन ध्रुव ये सब पढ़ाते पढ़ाते खुद पढ़ते पढ़ते इतनी समझदारी बन गई थी कि काम बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका 5 और 6 5 और 6 हमने किया था, मतलब अलग अलग। हाँ, कहाँ अलग अलग वही हाँ, कि जैसे कि कुछ एक दिशा की बुक आती है, ठीक है, तो उससे किया था, और एक राकेश सरस्वत सर की बुक आती है ब्लू वाली, उससे किया था। तो हमको मतलब हम खरीद लिए थे दोनों, पढ़े थे दोनों, लेकिन फिर उसमें वो कंपैरेटिवली दिशा की थोड़ी सी इजी लगी। तो मतलब यहाँ पे एक बात ये भी कहना चाहेंगे कि भाई सोर्स अच्छा वो है जो आपके लिए अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली, समझ में आपको वही मैंने कहा कि होता है एक कोचिंग का सोसाइटी आपको ना समझ में आए, किसी दूसरे को जो सोसाइटी आपको समझ में आए, जो आपके लिए अच्छा है वही सोर्स अच्छा है। आप किसी टॉपर के चक्कर में, अब जैसे हमने आईएएस नेटवर्क बोल दिया, आप लोग आईएएस नेटवर्क देखे, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं अब सर ने बोल दिया तो यही भाई यही करें, ऐसा कुछ नहीं। जहां से आपको समझ में आ रहा है आप कीजिए, और अपने सोर्स पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ इसी से आएगा, यही लिखना है। मेंस में तो खास तौर पे यही होता है कि कुछ भी आए लिखेंगे वही जो हमको आता है। तो यही करना पड़ेगा, अंततः यही करना अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन थे भैया 2021 में जो हमने दिया था मेंस, तो एक क्वेश्चन साइबर डोम से आया था, एक क्वेश्चन आया था फ्रैंको प्रशियन वॉर आया था, और एक आध दो क्वेश्चन और थे जो जैसे इस बार ब्लड मून आया था, और 9 डिग्री चैनल आया था, 9 डिग्री नहीं 9 नंबर चैनल आया था। 9 नंबर डिग्री अलग है क्या? नहीं एक ही है। अच्छा सेम। हाँ, यही थोड़ा सा उसमें वो था 9 डिग्री 9 नंबर, वो 9 नंबर लिखा, मान के तो वही लिख देते, मान के तो वही लिखा जाता है, लेकिन वही होता है कि ये कॉन्फिडेंस की बात होती है, कुछ लोगों के 9 नंबर सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन ईमानदारी से बताया तो हमको एक शब्द भी नहीं आता था इनका, साइबर डोम क्या होता है नहीं पता, लेकिन अब टाइम भी था मेरे पास, तो मेरी थोड़ी सी बेनिफिट ये रहता था कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है, तो हम पूरा पेपर करने के बाद भी मेरे पास 5-7 मिनट बच जाते, इंग्लिश मीडियम में 5-7 मिनट बच जाते थे आराम से। मतलब अगर हम पूरा अपना आराम से भी लिखेंगे तब भी 5-7 मिनट बच जाता था। तो होता क्या था कि टाइम बचा है और क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो लिखना तो वही है, मतलब अल्टीमेटली 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही। तो अब उसमें फिर हम अपना पूरा दिमाग लगा के कि साइबर डोम है तो एक डोम बना दो, बाहर की रे बाहर, अंदर की रे अंदर कर दो, कुछ साइबर से रिलेटेड है तो प्रोटेक्शन देगा, ये करेगा वो करेगा, मतलब कुछ भी बना के पूरा 12 नंबर क्वेश्चन तो भरना है। तो और जाहिर सी बात है नंबर मिले होंगे तभी 99 मिले थे। और फ्रैंको प्रशियन पेपर 1 में शायद 100 मार्क्स 100 या 102 थे शायद, तो फ्रैंको प्रशियन वॉर भी नहीं आता था। अब लेकिन फ्रैंको प्रशियन वॉर अगर क्वेश्चन उसमें सही से पढ़ा जाए तो आगे उसमें 1905 या ऐसा कुछ 1909 लिखा जाता है, तो हम ये गैस कर लिए कि ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम कुछ है। और फ्रैंको प्रशियन यानी फ्रांस और रशिया एक्सिस एलाइड मतलब बना के बिना आइडियल, हाँ, तो एक ट्रायंगल बना के सीसा बना के कि एक्सिस एलाइड ऐसा होता है, ये वो करके मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा दी, क्योंकि अल्टीमेटली नहीं आता था। एक तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, इतनी ईमानदारी से शायद कोई बताएगा बिल्कुल कि मैं तो भाई पूरा ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो नहीं आता नहीं आता उसमें होते हैं। अच्छा इसमें ना मैं बस एक बात ऐड करूंगा, जैसे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन अगर मेंस में हमें नहीं आता है तो ये नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, हम ऐसे दिमाग लगाने की कोशिश करें, कुछ उसमें खोजिए, कुछ मिलेगा, क्वेश्चन दिया है तो कुछ मिलेगा, मिलेगा। जनरल पॉइंट्स लिखेंगे ना कि स्पेसिफिक कि फ्रैंको प्रशियन वॉर 1905 रात में 12:03 पर शुरुआत हुआ, ये सब नहीं लिखेंगे, नॉर्मल या फ्रांस रशिया कुछ ऐसा आइडिया लग रहा है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं, मान लीजिए अगर जैसे अभी साइबर डोम वाला था, फ्रैंको प्रशियन वाला, इसको अटेम्प्ट करने में कोचिंग संस्थाओं की कुछ भूमिका, मतलब टेस्ट वगैरह की कुछ भूमिका है कि मतलब टेस्ट लगाने से इस पे फायदा पड़ा? अच्छा मैं ये पूछना था, कितने टेस्ट सॉल्व किए थे मेंस के? पहली बार में हम शायद 15 या 17 टेस्ट किए थे और दूसरी बार में 8 किए थे। तो मतलब मेरा टेस्ट देने का मोटिव ये रहता था कि हम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें और जो हमने पढ़ा है वो हम लिख पाए, बस मेरा इतना मोटिव। तो टेस्ट में ऐसा कुछ आता था, ऐसा क्वेश्चन लगा 2 4 5 की जो नहीं पढ़ा? हाँ, तो ये टेस्ट से ये भी फायदा होता है कि टेस्ट में अल्टीमेटली 20 क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपको नहीं आएगा। कितना टेस्ट दिए थे आप? पहली बार में लगभग 15 दिए थे, 15-17 टेस्ट दिए थे, और दूसरी बार में 9-10 टेस्ट दिए। और इस बार? अच्छा 9-10 ही था, इस बार 9-10 दिए। तो मतलब मेरे हम ज्यादा टेस्ट इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि हमको पता था कि टेस्ट से जो हमको चाहिए
वो क्योंकि टेस्ट में मेन राइटिंग स्पीड होती है और अच्छा डेली आंसर लिखते थे ऐसा कुछ? अच्छा आपकी राइटिंग स्पीड तो बहुत तगड़ी थी। राइटिंग वाले में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। राइटिंग स्पीड और हैंड राइटिंग दोनों मेरी ठीक मतलब एवरेज है। और एसए में भी जैसे एसए का क्या हुआ ना 65 मिले थे आपको? 65 मिले थे। तो ऐसे में ये हुआ कि अब हमको अपना ऐसे बहुत अच्छा लगता होता है मतलब जैसे अब जिसको भी मैंने दिखाया जैसे कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको भी दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे अच्छा है। तो फिर जब बात और उस बात हुई तो उन्होंने बताया कि यूपीपीएससी में ऐसे लिखने का तरीका दूसरा है और यूपीएससी में ऐसे लिखने का तरीका मेरा खुद यहीं पे बहुत नुकसान होता था, अंतर है तो बिल्कुल। बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को आप सुधार दीजिए तो आप स्कीम डालिए फैक्ट डालिए डाटा डालिए। अच्छा मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इससे भी वो अलग है। मेरी सेकंड अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई आप कन्वे कीजिए सार में करिए उसकी फिलॉसफी में जाइए क्या कहना Flow बना के रखिए। वो चीज जरूरी है। अच्छा बार बार फैक्ट डालने में होता क्या फ्लो टूटता है इसके बिल्कुल। क्योंकि वो दो दिमाग में फिर जीएस का आंसर हो जाता है। जीएस का आंसर हो जाता है एकदम एग्जैक्टली। तो फ्लो नहीं बन पाता तो फिर या सारे फैक्ट के साथ फ्लो मेंटेन नहीं कर पाएंगे जब लिखेंगे तो आइडिया कौन इसमें से ऐसे लिखा है आज तक जीवन में? सब लोग गजब, क्या बात है, देख रहे ठीक है फिर सुनिए फिर अभी समझ में आया। तो ऐसे में हुआ क्या कि फिर ये हुआ मतलब तो भाई ये जो लोग बताते थे कि यूपीएससी वाला ऐसा है तो हाँ यूपीएससी तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना इससे स्टाइल चेंज कर दीजिए क्योंकि इससे आपको एक बार फायदा नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ तक मुझे रिकमेंडेशन है कि हिंदी में मार्किंग अच्छी होती है तो ऐसे हिंदी में लिखो। ये यहाँ तक फिर हमने कहा फिर हमने सोचा भी अच्छा आदमी जब डरा रहता है तो हर थॉट कुछ भी कर लेते हैं। हर थॉट को सीरियसली लेता है तो हमने सोचा भी फिर हमने कहा नहीं मीडियम चेंज नहीं करेंगे मतलब हम मतलब अब ये लगता है कि काफी वाहियात आइडिया था लेकिन उस समय बहुत तो अलग ही लेवल का आइडिया था। नहीं उसमें ये मतलब आपको ये बताया गया था कि ऐसे आप लिख सकते हैं हिंदी में जीएस आप इंग्लिश में। हाँ लास्ट ईयर के टॉपर का भी यही था कि इससे हिंदी में लिख दिया था। एक्चुअली कुछ कॉपी पहले को हिंदी में जीएस कॉपी मिली है मालूम में इस बात को खुद ही क्लियर किया उन्होंने ऑप्शनल एस्से को हिंदी में बाकी इंग्लिश में लिखा है। तो ये लास्ट ईयर से यूपीपीएससी से स्विच कर वेरी मनी आइडिया मतलब ये रिकमेंडेशन थी फिर कि हिंदी में लिख दो। फिर हम बहुत सोचे लेकिन मन नहीं किया कि हिंदी में शायद भाषा तो पकड़ना रहे। तो फिर हमसे कहा गया कि स्कीम डालो फैक्ट डालो तो हम कोशिश किए इस बार कि डालो लेकिन फिर भी हमने अपना एक जो मेरा मन था कि हम लिखेंगे भाई मतलब अपनी व्यक्ति निष्ठता जो है अपनी सब्जेक्टिविटी जो है वो बनाए। हाँ कि हम अपने थोड़ा सा इस मामले में कॉन्फिडेंस हम कहेंगे कि हमको अपनी स्ट्रेटेजी पे या जो अपना हिस्सा था उस पर कॉन्फिडेंस रहा कि हम लिखेंगे भाई अब जो होगा तो शायद इस बार अच्छे नंबर मिले होंगे। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है ना मेरा खुद जो है ऐसे में यूपीपीएससी में हमेशा ठुकता था। तो ठुकने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मैं 4 दिन पहले यूपीएससी का ऐसे लिख के आता था। जैसे जनरली जब मैं अटेम्प्ट देता था तो यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम एक दिन बाद यूपीएससी का मेंस खत्म हुआ अगले दिन से पीसीएस का मेंस शुरू हुआ। यूपीएससी का लास्ट मेंस होता था ऑप्शनल और यूपीपीसीएस का पहला पेपर होता था एस्से वही जनरल हिंदी मतलब पहले दिन में सेकंड पेपर एस्से का होता था कि फर्स्ट पेपर एस्से होता है सेकंड पहला हिंदी था। हाँ ये होता था। अब प्रॉब्लम है यूपीएससी में आप लिखते हैं 1200 शब्दों में। देखिए बहुत माइनर अंतर है जिसको हम लोग को ध्यान देना होता है। आप 1200 शब्दों में लिखते हैं एक एस्से यहाँ पे आपको लिखना है 600 से 700 शब्द और शब्दों में चेंज कर देना बहुत अंतर हो जाता है। एक बात को आप फैला के लिखते हैं वहां पे यहाँ पे समेटना है डायमेंशन क्रिएट करना है एग्जाम्पल फैक्ट डाले वहां पे एग्जाम्पल फैक्ट्स उतने मैटर नहीं करते। फ्लो इंपॉर्टेंट है वहां पे क्योंकि निबंध का मतलब जहां तक मुझे पता है मेरी बहुत समझदारी नहीं है ना मैं 20 साल से किसी को पढ़ा रहा हूं तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं भाई एक्सपर्ट लोग नहीं हूं। लेकिन हाँ जो मेरा कॉमन समझ है वो ये कहता है निबंध का मतलब है बंधन बांधो। हाँ आपकी लिटरेरी स्किल्स क्रिएटिव स्किल्स उसमें दिखनी चाहिए कि आप कैसे रीडर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं अपने निबंध की तरफ और बांध के रख रहे हैं उसको कि पढ़ता जाए उसको मजा करे। अब उसमें बीच में स्कीम जा रही है फैक्ट जा रहा है ठीक है एकाध जगह जा सकता है लेकिन हर लाइन में जा रहा है तो थोड़ा तो गड़बड़। फिर आत्मनिष्ठता भी बहुत मैटर करती है। आत्मनिष्ठा का ये मतलब है अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा लगे कोट डालने गांधी जी ने ऐसा कहा था अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा था तो इन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने वो फिर हो जाता है कि आप किसी दूसरे के माध्यम से अपनी बात करें।
ऐसे में समानता अपनी बात कहनी चाहिए, दूसरे का एग्जाम्पल दे देना चाहिए। देखो इन्होंने भी मेरी बात को सपोर्ट किया है एक आध जगह पे, हर जगह पे नहीं। तो मेरे हिसाब से ऐसे का ये मूल मंत्र था जो मेरा था, तो इन्होंने भी यही किया है, मतलब बहुत सही लगा। तो मार्कशीट आएगी तो थोड़ा और आइडिया लगेगा। अच्छा मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आप कल इस बार आपने बताया कि 98 प्रीलिम्स में सही हुई नेट, ठीक है। अच्छा, और जो पिछली बार था वो आप रह गए थे, पिछली बार में आपका प्रीलिम्स सही हुआ था, तो ये मतलब इतनी अनसर्टेनिटी प्रीलिम्स में आपको क्यों लग रही है कि इतनी थी? देखिए 22 में प्री ना होने का तो एक मेजर कारण ये था कि उस साल हमने यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों एक साथ अटेंड करने का सोचा था। ठीक, तो 14 दिन का अंतर था, 14 तारीख को, बिल्कुल 14 दिन हाँ 14 तारीख को यूपीएससी था और 28 तारीख को ये था कि उल्टा था। क्या उल्टा था? यूपीपीसीएस पहले था, पीसीएस पहले था। हाँ यूपीपीसीएस पहले था, 14 को पीसीएस था, हाँ 28 पिछली को बार पहले था, यूपीपीसीएस पहले था। हाँ हाँ सही बता रहे हैं, चला। अरे 22 की हमारा रिजल्ट नहीं लग रहा है हमको याद है ना, 22 मई को 23 मई को मेरा रिजल्ट आया था। देखिए कैसे याद है, मैं बता रहा हूँ, हुआ ये था, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगी। इसलिए देखिए यूपीपीसीएस के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 30 मार्च, 27 मार्च। तो मैंने ये सोचा था, मेरा इंटरव्यू था यूपीपीसीएस में 14 मई को था, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे स्टोरी याद है। 22 में, हाँ 22 में 22 14 में 22 का बोल रहे हैं। 2022 का देखिए। अच्छा मैं हम लोग 23 वाला बता रहा ना, ये वाला, हाँ ये वाला डेट मैंने गैप मारा था तब। लेकिन 22 में एक हफ्ते का गैप था, यूपीएससी पहले हुआ था। 5 और 12 को शायद। हाँ 5 जून 12 जून को, ये पाँच चीज़ जून। है, हाँ। 5 वो और 12 हाँ एक हफ्ते बाद था, तो 14 दिन नहीं था, मैं 14 दिन समय कर नहीं, रहा हाँ, था। हम भी वही फिर क्या रहा? तो यही होता है प्री में हाँ। कंफ्यूजन। ठीक है, यही होता है। तो 5 को पहली बार जैसे यूपीएससी दिया, तो अच्छा दोनों का तरीका ही अलग है पूरा। भले लोग कहते हैं सिलेबस सेम है, दे दो, ये सब बकवास बात है। सिलेबस अलग है, अप्रोच बिल्कुल अप्रोच अलग है, सिलेबस भले सेम हो, डेप्थ अलग है, नॉलेज बेस अलग है, सब कुछ अलग है। यूपीएससी अलग एग्जाम है, पीसीएस अलग एग्जाम है, तो काफी अंतर है। तो हुआ क्या कि 5 को हमने यूपीएससी दिया, तो उससे पहले हम यूपीएससी की तैयारी ढंग से कर रहे थे। हाँ ढंग से कर रहे थे। तो अच्छा उसमें हुआ क्या कि जब हम लोग पढ़ लिख के पूरा एकदम सूचित हो गए कि अब पढ़ाई हो गई है, थोड़ा सा उसकी तरफ चलते हैं कि तुक्के कैसे मारे जाए। अच्छा, तो जब तुक्के मारने वाली जोन में घुसे तो कई सारी वीडियो देखे और ये सब हुआ, तो अंततः ये समझ में आया कि जब तक कंफर्म ना रहो कि ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है, तो उसको एलिमिनेट करना। अच्छा, मतलब हमने जो निकाला हाँ ठीक। एलिमिनेट कर दो। तो ये करा तो शायद 82 83 नंबर आए यूपीएससी वाले। यूपीएससी में 2-4 नंबर से छूट गया था। तो सीसैट क्लियर था, सीसैट में 94 नंबर थे, तो 2-3 नंबर से छूट गया था। जब यूपीपीसीएस देने गए तो वही अप्रोच लेके चले गए कि जब कंफर्म ना हो तो उसको गलत है, जबकि सही नहीं कर रहा। हाँ यूपीपीसीएस में होता उल्टा है कि जब तक कंफर्म ना रहो वो सब सही होता है। जैसे इस बार G20 वाला क्वेश्चन था, बजट वाला था, 7 पेटल्स और वो, तो हम कहे कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, सब सही है। तो छोटी छोटी अप्रोच। हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद फिर तो उसमें भी यही हो गया कि उसमें मेरे आए थे 107 नंबर, यूपीपीसीएस में 107 आए थे, 114 कट ऑफ थी। 5 क्वेश्चन आएगा। हाँ नंबर हाँ 4-5 हाँ 4-5 क्वेश्चन, तो 107 आए थे, 114 कट ऑफ थी। तो क्या हुआ? ये सीजन तो उसके बाद फिर वही हो गया। अच्छा जब आप कह रहे हैं डिफरेंस कैसे वहां रह गया और यहाँ, तो इसके इस बार जब 173 सीट आई नोटिफिकेशन में, तो हम डिसाइड पहले से कर चुके थे कि हमको यूपीएससी नहीं देना है, और चाहे 173 जब आई उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था क्योंकि थोड़ा सा वही होता है। और ऑप्शनल भी तो हट चुका था पहले, तो एक बार मंशा थी कि ठीक है ऑप्शनल है ना, अब तो हाँ। तो थोड़ा सा मतलब यूपीएससी से धोखा खाने के बाद थोड़ा विरक्ति आ गई जब यूपीएससी नहीं देंगे। तो जब सीट आई तो 173, तो हम लोगों तो हमने सोचा इस बार देना था और इस बार सीट, लेकिन फिर हमने कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस, तो हमने कहा कि अब 173 में फाइट की जाएगी जो भी होगा। तो फिर हम लोगों ने जनवरी से तैयारी शुरू कर दी, प्री क्योंकि प्री में ही फंसते थे। मेंस 2 बार दिया, दोनों बार हो गया, इंटरव्यू 2 बार दिया, तो एक बार भी अच्छे नंबर थे, 70 नंबर थे, तो इस बार भी अच्छे ही होंगे। तो
तो प्री में ही फंसते थे, तो जनवरी से हम लोग तैयारी करते थे। तो क्या करते थे, क्या अप्रोच थी प्री की? प्री की वही आप वाली अप्रोच, हम्म। वन लाइनर, शॉर्ट नोट्स, पूरी हिस्ट्री 7 पन्ने में, साइंस 8-9 पन्ने में, पॉलिटी का तो कोई नोट बनता नहीं है, और हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी का थोड़ा मेरा मोटा नोट बन गया था, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा फैक्ट, अच्छा डर लग रहा था ऐसा? हाँ, तो मतलब मेरा तो फैक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो उसमें कि ये लेक, वो लेक, माइन, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो फिर हम एकदम फाइन एनालिसिस किए कि एकदम महीन, कि कॉफी से एक क्वेश्चन पूछता है, फिर एक प्लांटेशन से पूछता है, मतलब एकदम महीन एनालिसिस किए कि टॉपिक ये पैटर्न है, हाँ, टॉपिक जैसे वाटर बॉडी से हमेशा यूपी से कोई ना कोई क्वेश्चन, लेक से या वाटरफॉल से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आई मैं तो कॉल हाँ मैं तो पहले मैथ दो कॉलम भी बनाए थे हम लोग कि 2 1 4 3, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 2 1 4 3 बनाए थे। तो इस मतलब ये ऐसा नहीं था कि अंतर, हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है, देख देख के आप भी कुछ तो सोच देंगे। सबसे बड़ी बात है, जब आपदा आने वाली रहती है, आप भी अपने अपने हिसाब से ट्राई करता है। भाई अंडमान निकोबार के सेंट्रलीज वाले जो हैं वो अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, और तो सबसे हाईटेक सभ्यता अमेरिका मान लीजिए, यूएसए सबसे हाईटेक, वो अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। तो करते तो सब लोग ही है, कुछ ना कुछ आप पता नहीं। तो वही कि मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ तोड़ बना लिया था कि ऐसे होगा वैसे होगा, हर चीज को बनाने के बाद तो फिर जनवरी से तैयारी शुरू कर दी। तो जनवरी में सबसे पहले जैसे ये होता था कि भाई करंट आपका श्योर शॉर्ट है कि अगर आप करंट 30 में से 28 29 और 28 से ज्यादा हो गया 25 कर रहे हैं अगर आप, तो कहीं ना कहीं आप रेस में बने रहेंगे, क्योंकि जीएस मान लीजिए सब सही कर देते हैं। तो करंट अगर आप कर रहे हैं तो करंट हम लोग पॉइंटर भी उठा लाए, तो आई दृष्टि भी ले आए, घटनासार भी ले आए, मतलब सब कुछ ले आए कि कहीं से कुछ छूटे ना। उसके बाद एक आध दो वीडियो भी देख ली कि कहीं, और उसको बार बार हम लोग, मतलब हम 2 लड़के थे, हम और अनिकेत करता है, तो उसके साथ में जो है 2 लोग हम लोग, वो यहाँ रहता था प्रयागराज में, हम दिल्ली रहते, तो वीडियो कॉल पे रात में क्वेश्चन आंसर बहुत सही मेथड है, मैं बोलता हूँ हाँ। पंचायत में लोग कराते हैं। वही बात हम कहने वाले थे, आप कह दिए, लेकिन हमको कि प्री की पंचायत जो थी वो हो सकता है, हम भाई इसमें ये नहीं बोले, लेकिन हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये फिजूल, हाँ बकैती है। लेकिन प्री की पंचायत जो था आपका, उसमें हमने देखा था उसको पहली बार शायद 2021 में, जब हमने 21 में देखा ना, तो उससे हमको 2 फायदा हुआ कि ठीक है ऐसे पढ़ना है, वो तो पता चला। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो आपको नहीं आते थे, भगवान, और आप उसमें तुक्का लगाते थे हाँ, और तुक्का फिट बैठ जाता था। एक कभी कभी ऐसा भी होता था जब आपको नहीं आते थे, हम वीडियो देख रहे हैं तो हमको लग रहा है हाँ ये तो आ रहा है, आपको कैसे नहीं आ रहा है, लगता था कि ठीक है मैनेज है, लेवल अच्छा, हम लोग ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ गैप नहीं है। क्योंकि ईमानदारी से बताएं तो मेरा नॉलेज बेस बहुत कम है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे भी हमने देखे हैं दिल्ली वगैरह में कि बहुत ज्यादा नॉलेज बेस है और काफी ज्यादा पढ़े हैं, हर चीज के बारे में उनको नॉलेज है, लेकिन दुर्भाग्य से एग्जाम नहीं असल में यहाँ पे दुर्भाग्य भी नहीं, एक प्रॉब्लम है। मैं आपसे एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम मान लीजिए आपको यहाँ पे जाना है, ये पॉइंट है, सपोज ये यूपीएससी या यूपीटीसीएस की लाइन है, यहाँ पे पहुंचिए तो भी नहीं है, यहाँ पे पहुंचे तो भी नहीं है, तो नॉलेज कम है, तो आपको एग्जैक्टली ये लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। और ये एक पॉइंट नहीं है, छोटा मोटा ग्रे एरिया है, आप ऐसा समझिए, एक छोटी सी बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, ठीक है, बीच में आपको रहना है। आप उधर भी चले गए तो कई लोग इतना नॉलेज आ जाता है ना कि वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं, और कई लोग इतना कम रखते हैं कि पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्योंकि जैसे क्या था ना, इनकी बात से मैं ऐड करूं, जैसे जब देखिए मेरा नॉलेज लेवल एवरेज है, लिटरली एवरेज है, ये खुद ये बात एक्सेप्ट करिए। पंचायत में आप लोग देखें ना, अभी हम लोग पंचायत फिर से ही स्टार्ट किए हैं, तो नहीं आते क्वेश्चन पढ़ के नहीं लगता है। लेकिन क्या होता है, जब हम थोड़ा मोड़ा नॉलेज जो गेन किया रहता है तब उसमें सोचने की कोशिश करते हैं, डरते नहीं है क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दो। जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता है वो पता है क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार यही फैक्ट तो मैंने एग्जैक्ट पढ़ा था, ये इसमें है ही नहीं तो मैं नहीं करूंगा, वो एकदम सेफ साइड खेलते हैं। और हम ना क्या, अपना रिस्क लो भाई, मारो छक्के, देखा जाएगा आउट होना तो ना, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला है, 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है चाहे जैसे करना है ये आपने किया था, आप ही से सुना है कि 150 अटेम्प्ट करना है
गलत सही, क्योंकि वैसे भी हम लोग प्री में बहुत कॉन्फिडेंट है नहीं, मतलब हम लोग तो नहीं, मैं नहीं सही बात है, मेरे साथ खुद भी। प्री में बहुत कॉन्फिडेंट है नहीं, तो इसलिए 150 अटेम्प्ट करते हैं कि भाई 10 में 4 भी सही होगा तो कुछ दे के ही जाएगा। यही समझना है, यही समझदारी है। लेकिन देखिए इसमें मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो आप 150 बोल रहे ना, इसमें थोड़ा सा लोगों को क्राइटेरिया हाँ मतलब ये जनरल नहीं। हाँ ये एग्जैक्टली ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं 150 तब अटेम्प्ट करूंगा जब मैं 150 पढ़ने की क्षमता रखता हूँ। आपकी स्पीड स्क्वायर भाई, आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चन तक जा ही सकते हैं, इसके आगे आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। अब आप 150 करके आएंगे तो इसको आप घाती हमला बोलेंगे, क्यों? वो 120 जब सही से पढ़ते हैं वो भी आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी आप जल्दी जल्दी में कर नहीं। मैं 150 अटेम्प्ट करने के लिए तब बोलता हूँ, मैं बहुत क्लैरिटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ, जब आप 2 घंटे में सक्षम है पेपर पढ़ने के लिए। पेपर दे देते आपके पास 20 मिनट बच जा रहा है और आप सो रहे हैं वहां पे, तो मैं कहता हूँ भाई मारो, फिर लगाओ उस पे शॉट, देखो कुछ होगा। तो ये इनकी बात बोलता है। और इस बार इनके 98 सही हुए थे, सबसे बड़ी बात है। नेट 98 तो बहुत होता है, मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि कट ऑफ ना पाए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, मतलब कोई टेंशन नहीं। वही मतलब वही बताया ना, जब आंसर की जब उन्हें मिलाया तभी हमको लग गया हो जाएगा। तो देखिए इनका प्री वाला और प्री आपके बात इनके उससे समझ में आएगा, प्री अनसर्टेन है। जैसे ये बात बहुत हम्बल होके बोलना है कि नहीं सर मैं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स खासतौर पे यूपीपीसीएस वाला प्रीलिम्स मतलब सही में हालत खराब कर देता है, और यूपीएससी वाला भी बहुत अनसर्टेन होता है। एक साल कुछ पेपर का पैटर्न है, अगले साल पैटर्न कुछ है, तो पेपर में अनसर्टेन दे दे। एक बात और कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग जो प्री के मास्टर हैं, उनका हर बार प्री निकलेगा, कंपटीशन बार निकलेगा, हर बार निकलेगा। वो मेंस में हो भले गड़बड़ हो जाए या, लेकिन वो प्री में एक आदमी को बाहर कर देते हैं। तो कुछ लोग प्री के मास्टर हैं, तो मतलब जैसे हमने देखा कि मेरे साथ कुछ लड़के मेंस दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भी पिछली बार भी मेरे साथ मेंस दे रहा था, ये तो 2 बार से दे रहा था। मतलब वो मेंस देने वाले बहुत लोग रहते हैं कि, तो कुछ लोग प्री के मास्टर हैं, तो उनसे हमको डर लगता है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि हो सकता है उनका मेंस गड़बड़ हो जाए, लेकिन प्री में तो हम लोग को बाहर कर देते हैं। तो ये ये अच्छा, ये जो बात बोल रहे हैं, इवन यूपीएससी में खुद ही 3 बार इंटरव्यू दिया था, तो जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहे थे ना 2-3 साल से, वो इस साल वासना में मिले, कई साल इंटरव्यू देते समय मिले, तो वो हर बार रहता है वो, क्योंकि आप एक बार ना, जैसे होता है आपने एक बार ये लाइन क्रॉस कर ली तो अगली बार आप आराम से क्रॉस कर लेते हैं, यही तो फंस रहे होते हैं। और यहाँ पर मैटर करता है फिर धैर्य, कि आपके अंदर पेशेंस है कि रुक के 1-2 साल वेट करने का पेशेंस है कि नहीं करते तो बाहर जाते, मैं छोड़ देते तैयारी करते। तो मैं जानता हूँ, मतलब बहुत अच्छा दोस्त था, हम लोग वहां पे मिले थे, मैं निशान से गए थे, हम लोग निर्माण में या कोई और भी कोचिंग है, जीएस वर्ड में इंटरव्यू दे रहा था, तो एक राय साहब का नाम भूल गया, पूरा नाम भूल गया। तो वो मुझे 2019 में जब मेरा पहली बार इंटरव्यू था, तो वो मुझे वहां पे मिले थे, जीएस वर्ड में मौके मिले थे उसमें। इस बार लवासना मिले सीधे, लेकिन यार देखा लग रहा है, तो कह रहा है अरे वही हम मिले थे, हम कह रहे यार ऐसा। तो ये चीजें बहुत बहुत कॉमन है, आपको कंपटीशन इनसे भी है, सबसे बड़ी बात है, और रियलिटी है। लेकिन इस रियलिटी में एक अच्छी बात यह है, आपको केवल एक सीट के लिए लड़ाई करनी है, भाड़ में जाए 173 सीट भी भाड़ में जाए भाई। अभी इन्हीं को देखिए ना, यूपी पीछे से मेरे हिसाब से 1-2 पोस्ट जो वो 2 पोस्ट क्यों फेमस होती हैं, 1-2 पोस्ट जो जैसे ट्रेजरी ऑफिसर या इनकी, क्योंकि उसमें लोगों को ये लगता है कि ऊपरी कमाई के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसा लोगों के अंदर परसेप्शन है। अभी हालांकि जब से ई गवर्नेंस और बाकी सिस्टम हुए हैं, तब से ये अवसर निरंतर कम होते जाएंगे, उम्मीद है आने वाले 2-3 साल में खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए कायदे से तो 2 पोस्ट, जैसे एसडीएम और डीएसपी, ये 2 पोस्ट जनरली आपको एक फील देती है कि आप जनता से जुड़े हुए रहते, भाई आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। किसी को आप दुख में देख रहे हैं तो आप उसके प्रॉब्लम को जाके डील कर सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम में है, चलो इसको हेल्प करते हैं, है ना। ये 2 पोस्ट आपको इतनी पकड़ देती है। तो ये पोस्ट हर बार, चाहे सीट 173 है, चाहे सीट 973 है, हर बार 90-100 मिला के दोनों होगी। एक आध बार कभी, जैसे मुझे याद है 2018 में 120 सीट आई थी एसडीएम की, 2022 में 93 डीएसपी थे, 2022 में ना, ये रिकॉर्ड तोड़ मेरे तरफ से हुई होगी 93 डीएसपी 2022 में। हाँ 2022 वाले में देखिए 21 वाले में, 21 में तुम्हारी, अच्छा 21 वाले में, मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। तो ये बहुत मैटर करता है। तो आपको तो उस सीट पे चाहिए ना,
भाई ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरा ही था, मैं 2030 में डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैं किसी पोस्ट को खराब और अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों को बुरा लग रहा था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन भाई सीधी बात है, मैं वहां पे संतुष्ट नहीं था। मुझे पक्की बात है कि मुझे एग्जाम दोबारा देना ही देना है, तो बस बात खत्म। तो मेरा सिलेक्शन हो मत हो, तो बात तो बराबर ही हुई ना। ये चीज ध्यान में रखेंगे तो ये भी प्रॉब्लम। अच्छा, इंटरव्यू के दिन कुछ खास जो घटना हुई हो इंटरव्यू के साथ, किस बोर्ड में था? मैं आर्यन पढ़ रहा था। तो क्या क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए? राम मंदिर का क्वेश्चन था। हाँ, पहला अयोध्या का जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मेरा, वसुधा कुटुंबकम उसमें चले गए थे। तो फिर थोड़ा मतलब बाद में हमको लगा कि जो लोग भारत के लोग बाहर आए हैं उनकी इमेज और जो अच्छा, वो साउथ कोरिया की एक महारानी भी है सुकी, उनका भी मंदिर बन रहा है वहां पे, तो रिलेशन ऐसा कुछ बोले थे क्या? मैं पूछ नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा ये था कि जो लोग यहाँ के लोग बाहर रह रहे हैं डायस्पोरा, तो हाँ डायस्पोरा से उनका मतलब वहाँ पे जहाँ वो है उनके अपने रिस्पेक्टिव जगह पे थोड़ा सा सामान दिवाली जला दीपक जला, ठीक है। और जियो इकोनॉमिक में तो वही टूरिज्म और $1 बिलियन तो हम अब बार इंटरव्यू क्या कर रहे थे, पिछली बार क्या हुआ मेरे साथ, पिछली बार थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू मतलब हमको लगा कि बेकार हुआ। हाँ मतलब बेकार नहीं, मतलब मुझे लगा कि वहां तक ले ही नहीं गए इंटरव्यू जहां तक ले जाना चाहिए। नहीं, 70 नंबर थे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने जो पूछे उसका जवाब उनको मिल गया, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद टेक्निकलिटी, क्योंकि मेरा भी पहला था तो हमको बहुत पता नहीं था, मॉक से ही हमने डिराइव किया था। मॉक में थोड़े ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं, वहां क्वेश्चन उतने टेक्निकल नहीं थे, जनरल डिस्कशन, जैसे हम आप डिस्कशन कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन था। तो उसमें हम थोड़ा सा मतलब शायद लग भी रहा होगा, मतलब बोलते चले गए थे ऐसे। हाँ, तो मतलब उनको लगा होगा कि थोड़ा बोल्ड है तो इसलिए उन्होंने दे दिया। तो इस बार फिर जब हुआ ना, तो इस बार क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था। जैसे मालदीव्स उस समय चल रहा था, तो मालदीव्स पे क्वेश्चन हुआ, फिर पूजा स्थल अधिनियम पे था, तो उसके बाद फिर बैडमिंटन, जैसे कि मेरा बैडमिंटन वो हॉबी पूछा तो उसका बैडमिंटन। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, जैसे बाहर वहां पे कमरे बैठा देते हैं गेट पे, तो गेट पे बैठाने के बाद जो है अर्दली आते हैं, वहां आके नहीं जाते, वो सब आते हैं और उसके बाद फिर वो बेल बजती है, बेल बजने के बाद वो कहते हैं कि आप जाइए। तो हम लोग को एक वो मिलती है, पर्ची मिलती है, वो ले जाकर उनको देना रहता है, जो हम लोग का टोकन नंबर रहता है, टोकन नंबर देना रहता है। फिर उन्होंने कहा कि बैठिए, तो हम बैठे। उसके बाद फिर मतलब उससे पहले ग्रीटिंग वगैरह हो गई थी, उसके बाद बैठे तो उन्होंने फिर वही पूछा कि बैठते ही पहला क्वेश्चन नाम था। हाँ, पहला क्वेश्चन ये था कि आजकल मतलब उन्होंने थोड़ी सी बैकग्राउंड दिया कि आजकल बहुत इसके बारे में चल रहा है, तो हम उससे रिलेटेड नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम बताया। उसके बाद फिर मनरेगा में करप्शन। हॉबी कैसे आई? हॉबी का क्वेश्चन। हॉबी जो सेकंड नंबर थे उन्होंने पूछा कि अपने बारे में चार वाक्यों में बताइए, तो हम बताए कि सर ये डिटरमिन्ड है और ये और मेरी हॉबी। अपना नाम नहीं बताया? नहीं, नाम उनको पता भी नहीं होता। जनरली ना बड़ा मिसकंसेप्शन इंटरव्यू को लेके, जैसे आप देखते हो जो यूट्यूब पे वायरल इंटरव्यू कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए शॉर्ट में, ये सब नहीं पूछते हैं कभी नहीं। मतलब मैं तो मेरा तो मतलब कितना 3 तो यूपीएससी का और 2 यूपीपीसीएस का, 5 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मेरे से एक बार भी ये नहीं पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन बताओ, कभी नहीं। ऐसा नहीं। वो बस वो क्या होता है, वो यूट्यूब पे वायरल करने के लिए होता है बस, कि देखो ये अपने बारे में इन्होंने ये किया, बायोडाटा। इवन मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट बात बता रहा हूँ, मॉक इंटरव्यूज के आज के जमाने में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि वो भी इमेज कॉन्शियस होते हैं। हाँ, जैसे जो सर बैठे ना, वो भी उनको भी सामने से लग रहा है कि यार ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो क्वेश्चन वैसे ऐसे पूछे जिससे वायरल। तो चलो चेस खेलने आता है आपको, तो चलो मैंने चला D4, अब तुम बताओ। अरे भाई मतलब ये छोड़ दो, राइट? ठीक है, फिर आगे बताए। तो उसके बाद फिर वो मनरेगा में करप्शन पे सवाल आया। फिर ये सवाल आया कि तीसरा सवाल ये था कि अन्य योजना से पूछताछ। हाँ, ये था कि पीडीएस बंद कर देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि मतलब उसका मिसयूज हो रहा है और ये, तो हमने बताया नहीं सर पीडीएफ, हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किया कि हंगर इंडेक्स में रैंक इतनी है और ऐसा है भी बहुत जगह। और एक केस भी था 2000 में जो स्टार्वेशन वाला, तो केस भी कोर्ट किया। तो उसके बाद बताया कि नहीं ये जरूरी है, बस हमको इनका लूप होल्स प्लग करने, लीकेजेस प्लग करने हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर
स्टॉक मार्केट में एक सवाल पता नहीं कहा, जबकि हम लोग को बिल्कुल रुचि नहीं है, मुझे तो नहीं है एकदम खास तौर पे कोई रुचि नहीं है स्टॉक मार्केट से, ना कुछ पता है उसका एबीसीडी, लेकिन वो क्या सवाल था? मूड आया हुआ था, पूछ दिया। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट बोला, मेरा स्विच ऑफ हो गया कि वो आप उसके आगे कुछ भी बोलिए, मुझे साबित बोल रहा है कि वो स्टॉक मार्केट में, मतलब एक होता है कि रुचि नहीं है, होता है अच्छा नहीं लगता, एकदम इधर नहीं सोचता है। तो फिर हम उसको सॉरी बोले, तो कहें फिर उन्होंने कुछ किया नहीं, बताइए कुछ बताइए, तो फिर लेकिन तब तक लाइट बंद हो गई थी, तो कहें सॉरी नहीं लाइट से अच्छा मुझे एक बात और पूछनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू किस मीडियम में था, हिंदी इंग्लिश या मिक्स था, जैसे मन कर मिक्स था, ऐसे ना? हिंदी था, और जो जहां हमको लग रहा था कि हम हिंदी में भाई मेरे पास कीवर्ड नहीं है क्योंकि पढ़ाई पूरी इंग्लिश में, तो वहाँ पे इंग्लिश, तो उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस बात पे? नहीं। पहले इंटरव्यू में ये जनरली यूपी वाले में, मैं इस बात को और भी बहुत ऐड करके, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है यूपी। देखिए सीधी बात, मेरा यही कहने का मतलब है, आपको यूपी में प्रशासन चलाना है और आपको यूपी में जनता की सेवा करनी, सीधी बात, आप लोक सेवक है, अधिकारी नहीं है आप लोक सेवक है। तो लोक सेवक है और यूपी में अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो मेरे हिसाब से आपके लिए फिर लोक सेवा करना इम्पॉसिबल है। भाई कोई गरीब जा रहा है, आप उसको, एक तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं गुजरात गया, तो गुजरात में हम लोग, जब हम लोग का ये लबासना में ट्रेनिंग चल रही थी, तो हम लोग गुजरात फील्ड विजिट पे लेके गया। तो गुजरात में कहता है, एक हम लोग गए हल्दी के खेत में, ऑर्गेनिक हल्दी बोलते थे, तो उनके खेत में हम लोग गए, तो वहां पे देखे हुए, तो हमने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक हल्दी है, इंडिया में तो आप बेचते नहीं होंगे, सारा तो बाहर बिक जाता है। तो बोले हाँ, सारा बाहर बिक जाता है, क्योंकि डिमांड बाहर, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इंडिया में 600 रुपए किलो मिल रहा है, तो बाहर मुझे 1800 रुपए किलो मिल जाता है, और मेरा किराया लग जाता है लगभग 600 रुपए, मेरा कोरियर चार्ज लग जाता है, तो भी मेरा 600 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता है मुझे जब मैं अमेरिका में भेज देता हूँ। तो मैंने कहा कुरियर चार्ज इतना क्यों लगता है, लाइसेंस क्या लिया आपने? मैंने उनसे पूछा, हमने कहा कोई लाइसेंस लिया आपने, और खेत कुछ प्रमाणित है कि ये ऑर्गेनिक है, कैसे मैं मान लूं कि आपका खेत ऑर्गेनिक है? तो उन्होंने बताया, देखिए भैया लाइसेंस कुछ नहीं है, और मैं कैसे लूं लाइसेंस? मैं लाइसेंस लेने गया, तो जब मैं गया एपीडा कोई, तो हाँ एपीडा में शायद गए थे वो, तो बोले कि उन्होंने 10 पेज का मुझे दिया फॉर्म, सारा इंग्लिश में था। मैं अनपढ़ आदमी, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बिजनेस करना था, धंधा, बचपन से गुजराती हूँ, धंधा करना सीखा मैंने, तो मैं वो 10 पेज इंग्लिश में कहाँ से भरूंगा? मुझे गुजराती में लिखने को कहा जाए तो मैं मुश्किल से लिख पाता हूँ। मैंने वहीं पर फाड़ के फेंक दिया, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं है लाइसेंस। और मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक से मार्केटिंग करता हूँ। यूपी में यही बात हमें समझनी पड़ी थी कि हम इंटरव्यू कोर्स से इतना ही कर सकते हैं कि हमसे इंग्लिश में पूछेगा और हम इंग्लिश में आंसर देंगे। आप लंदन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, नहीं, यूपीएससी में तो मजबूरी हो जाती है ना, क्योंकि भाई पूरे ऑल इंडिया में यहाँ तो मजबूरी है नहीं, और प्लस जो बोर्ड मेंबर्स भी हैं वो भी कोई 30-35 साल के तो है नहीं, हाँ, वो सब रिटायर्ड प्रोफेसर है। तो अब आप ये समझिए कि वो जब पढ़े होंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश में पढ़े होंगे। कॉफी तो कॉफी मंगा दीजिए, अभी चला जाएगा, मेरा जब ही चला जाएगा। तो बिल्कुल बहुत सही बात है। उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश में पढ़े होंगे और वो इंग्लिश में आपसे कन्वर्सेट करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इनका प्री मेंस और इंटरव्यू वाला हो गया। अब आप लोगों को जो डाउट पूछना है तो क्या भाई, अब क्या पूछ रहे थे आप? मैं- पूछिए अब। हाँ, सर से मैं अगली बार यूपी बैठ आराम से। यूपीएससी का अटेम्प्ट देने वाला हूँ। इस बार यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट भर चुका हूँ, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्या एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं? एग्जाम दे सकते हैं, वो बात नहीं है, Attempt count होता है। लेकिन हाँ अटेम्प्ट काउंट होता है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय मानेंगे आप, आपकी एज कितनी है? अभी 21 हुआ। अभी 21 हुआ है ना। तो अगर पर्सनल मेरी मानिए, बिना घटना चक्र पढ़े किसी को भी अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। घटना चक्र तो अभी पढ़ ही रहे थे, निशान सर का क्लास लेते नहीं, घटना चक्र पढ़ने से आप मेरा मतलब नहीं समझे। हैं। घटना चक्र पढ़ने का मतलब ये है कि घटना चक्र से कोई भी क्वेश्चन आए कहीं से भी, समझदारी हो जाएगी। आपको आता हो, जैसे अब नहीं आता तो रट डालिए। जैसे हम बहुत सारा हम वो शॉर्ट नोट्स बना के उसको पूरा रट लिए, अब हमको नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, आज भी जरूर रटना पड़ता है कि सबक पहले कि मैं खुद घोटे। हाँ, कि अगर आप उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे कि हम रटते नहीं हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। रटना पड़ेगा, रटना मजबूरी है। तो जब तक आप, जैसे बहुत सारी चीजें हम बताए, जैसे नियासिन पहला, विजय माधव, गौतम रायपुर, माया मुस्टेक या इसका
क्या है हमको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन वो घटना जब में है हाँ। और वो क्वेश्चन आएगा तो मैं मिला दूंगा कि भाई नियासिन कुछ होता है, कोई शायद विटामिन है, पहले कोई बीमारी है, तो मैं मिला दूंगा कि पता नहीं है मुझे। अब विजय माधव गौतम रेड्डी में कौन लेखक है, कौन राइटर है, कौन क्या है, कौन नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मिला लेंगे। लेकिन आएगा तो मिला लेंगे। तो इस हद तक रट डालिए कि समझिए 80% 90% समझिए, लेकिन जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको वैसे पैसा उतार लीजिए कि आएगा वो मिला। जैसे जानते हैं इस मामले में जो नई जो जनरेशन आती है, कुछ इतना मिसकंसेप्शन है इसको लेके। वो क्या करते हैं, जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर इस वाली किताब में ये वाला फैक्ट तो ये दिया है, वहीं सर ये दूसरी वाली किताब में तो ऐसा ऐसा लिख रहा है। जैसे इसी का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेकुलरिज्म। अभी क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने रामचरितमानस का पाठ करते हुए, तो नीचे बहुत सारे कमेंट है कि ये लोग क्या शासन संभालेंगे, तो सेकुलर नहीं है ना, और पूजा करते हैं ये लोग। तो मैंने यही कहा कि भाई ये बताओ सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। तो एक बच्चे ने जिज्ञासा पूर्वक इस बात को पूछा था कि सर आप तो सेकुलर हुए ही नहीं, और कहीं अगर जो हिंदू मुस्लिम विवाद होता है तो आप तो सीधे सीधे एक धर्म का, मतलब आप तो सीधे सीधे, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे लिखा था कमेंट में, सीधे सीधे हिंदुओं का पक्ष ले लेंगे आप। तो मैंने उनको ये समझा, पहली बात, जहां मैं रहूंगा वहां विवाद होने नहीं दूंगा। अब ये तो डिटर्मिनेशन है मेरा, लेकिन अब थोड़ा सा नॉलेज ले लो, सेकुलरिज्म का पहले क्या मतलब है ये पढ़ के आओ। तो उसने पढ़ा, कहा सर दो जगह दो बातें दी है। एनसीईआरटी क्लास 9 में, समझिएगा, देखिए आपको एनसीईआरटी क्लास 9 में, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनकी बात और ढंग से आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी क्लास 9 में दी हुई है कि धर्म से राज्य का पृथक्करण, ये होता है सेकुलरिज्म, ठीक है। लेकिन भारत में हम जो बात करते हैं जब सेकुलरिज्म की, और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसने नीचे लिखा, सर लक्ष्मीकांत ने दिया है सर्वधर्म समभाव। तो मैंने यही बताई, मैंने कहा अब बताओ, मैंने रामचरितमानस जब पढ़ा तो ये बात कैसे प्रूव हो रही है कि मैं सर्वधर्म समभाव नहीं रखता हूं। डिस्टेंस और फ्रॉम रिलीजन वही है, और मैं डिस्टेंस, मैं सभी के साथ चलना चाहता हूं, और मैं अनुच्छेद 25 तो मुझे अपने धर्म के बारे में बातचीत करने का अधिकार देती है। मैं भाई, हम आप देखेंगे बहुत वरिष्ठ, और आप फिर बोलिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, है ना, आप उनको बोले कि वो भी सेकुलर नहीं। भाई जब वो थे भारत के सबसे बड़ी पोस्ट पे, जब वो थे IFS ऑफिसर वो थे, तब वो बोलते थे, सीधे सीधे स्टेटमेंट देते थे कि देखिए हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी को हम पहला कूटनीतिज्ञ मान सकते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये बात समझनी पड़ेगी, ये हमारा कल्चर है। खैर उस बात पे नहीं जाते हुए यहाँ पे आता हूँ, आपको ये समझना पड़ेगा कि वहां पर समझदारी काम करना बंद कर देती है। जब 10 रिसोर्स से पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजन 50 जगह करेंगे, ठीक है। एक जगह सेकुलरिज्म की डिफिनेशन आपने एक पढ़ी, अगली जगह कुछ और पढ़ेंगे, किसी ऑथर को सुनेंगे वो कुछ और बता देगा, 3 जगह से पढ़ेंगे 3 तरह की कंफ्यूजन होगी। इनकी जो बात है कि कुछ चीजें ना समझ में आए तो भी रख लीजिए, पढ़िए एक सोर्स से, तो केवल एक सोर्स होना चाहिए। हाँ, दूसरी बात, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो एग्जाम मत दीजिए, मैं तो सीधे बोलूंगा। 21 साल की उम्र कोई ट्रेन तो आपकी छूट रही नहीं है। दूसरी बात, आपको तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी पहले से, आपको पता था कि भाई 21 साल मुझे अटेम्प्ट देना है, तो तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। तीसरी बात ये है, छलांग मारेंगे जबरदस्ती। आपका एग्जाम देने का पर्पज क्या है? अगर एग्जाम देने का पर्पज ये कि मुझे पता करना है पेपर कैसा आता है, तो घर बैठे भी पता चल जाएगा, पेपर मिल जाएगा, तुरंत सॉल्व कर लेना। एग्जाम देने का पर्पज ये कि मैं जाऊंगा थोड़ा भीड़ देखूंगा, कंपटीशन कैसा है, तो जाइए दे आइए भाई, कंपटीशन देख लीजिए। अरे तो बाहर ही जाके भीड़ देख लीजिए, अंदर मत जाइए। हाँ एकदम सही बात है ना। तीसरा पर्पज अगर ये है, तीसरा पर्पज अगर ये कि सर इसमें अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है, तो भी क्यों अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन लेना है? भाई अभी देखिए, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपकी तैयारी है नहीं, ठीक है, और आप घटना चक्र लगे रटने, इसको क्या कहते हैं आत्मघाती हमला। क्यों? अगले 3 महीने आप केवल वही रटेंगे। और अगर आपकी प्लानिंग है 2025 में, तो आप पहले बेसिक्स पढ़ेंगे, आप पहले एनसीईआरटी का आइडिया लेंगे, एनसीईआरटी समझेंगे, ठीक है, फिर आप उसके बाद घटना चक्र से वैल्यू एडिशन करेंगे, मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे, सारी चीजें करके फिर आप प्रीलिम्स देने जाएंगे, तो आपका प्रीलिम्स होते आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी क्या है, अगला साल भी आप बर्बाद करेंगे, एग्जाम देंगे फ्री, उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे, कहेंगे यार एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे कर देता, 4 क्वेश्चन ऐसे कर देता, वो सही रहता, अगले साल को भी आप इस साइकिल में ले आएंगे।
तो मेरा तो सुझाव सीधे रहेगा, अगर आपको लग रहा है सिलेबस नहीं पढ़ा है, ये बात क्लियर लग रही है, तो मेरे हिसाब से मेरा तो पर्सनली मत दीजिए भाई। और ये तो एक मेरा भी यही है कि भाई अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ रहे हैं तो अटेंड मत दीजिए। अगर आप घटना चक्र नहीं पढ़ रहे हैं अटेंड मत दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी किताब है ना, मतलब हम तो यहाँ तक कहेंगे, हो सकता है यूट्यूब पे जाएगा वीडियो, लेकिन मैं यहाँ तक कहूँगा कि कमीशन खुद अपनी एक किताब छापता है जिससे वो घटना बनाता है, वो घटना चक्र। जब आपको वहां से उठा के वो 60% क्वेश्चन दे रहा है तो क्यों नहीं उसका यूज करिए। तो बिल्कुल मैं पर्सनली ये बोलूंगा, है ना। तो ये सबका अलग है, लेकिन इनका अलग है अप्रोच, इनको एग्जाम को लेके अलग है, ठीक है, मेरी अलग है, आपकी अलग होगी, लेकिन आपको इन्हीं अप्रोच में से एक अपने लिए उपयोगी बात चुननी पड़ेगी, तब एग्जाम दीजिएगा। और किसी को कोई डाउट आपको कुछ? मुझे पूछना है, मुझे 2025 में एग्जाम देना है पीसीएस का, ठीक है, तो मुझे ये समझ रहा है कि यूपीएससी क्यों नहीं, भेदभाव बाहर चले जाएंगे, यूपी छोड़ के नहीं जाने बात है सर। सर पीसीएस जैसे लग रहा है कि पहले ये देना चाहिए इसके बाद। अच्छा, पहले पीसीएस से सेलेक्ट होके फिर यूपीएससी देंगे, हाँ ठीक, ये भी बढ़िया। मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, बट उतना अच्छे समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ये भी आइडिया लगाना है कि कब तक मतलब एनसीईआरटी खत्म हो जाना चाहिए, फिर बेसिक बुक कब तक, और फिर न्यूज़पेपर कैसे रिवीजन करना है, ये सब समझ में नहीं आता। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, इन्होंने घटना चक्र के बेसिस पे काम किया था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहती हैं तो मैं ही बता रहा हूँ, फिर इनको आंसर इसका नहीं, ठीक है, फिर आप मैं बता रहा हूँ। देखिए, एनसीईआरटी का एक नॉर्मल जो तरीका ये है, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ही केवल पढ़िए तैयारी स्टार्ट करते समय, क्यों, एक बेस एक बार क्लियर बन जाता है ना। तो जैसे अब मैं अपना बताता हूँ, जैसे पर्सनल एग्जांपल दूं, क्योंकि मेरा बेस बड़ा क्लियर था, तो यूपी पीसीएस में मेरा, देखिए यूपी पीसीएस का भी प्री हर बार निकलता है धूमधाम से, जबकि मैंने घटना चक्र आज तक नहीं पढ़ी है। अंतर है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, ठीक है। इन्होंने उसका जो रिप्लेसमेंट है वो घटना चक्र से किया, तो अंतर है, समझिएगा। मेरा यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों का प्री कभी नहीं रुकता है। तो बड़ा कारण इसमें यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ना, तो उस समय मत सोचिए कि मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ूंगी, या मैं अपना ऑप्शनल भी कर लेती हूँ, या मैं चलो आंसर राइटिंग भी शुरू, कुछ नहीं। एनसीईआरटी पढ़ते समय केवल एनसीईआरटी, वो प्री प्रिपरेशन मानता हूं मैं, कि प्रिपरेशन से पहले आपकी प्रिपरेशन उस दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन एनसीईआरटी खत्म होती है, ठीक है। उसको 4 महीने मैक्सिमम, 4 से 5 महीने, अधिक से अधिक 5 महीने में लग के खत्म करना है। किस तरीके से खत्म होता है? रीडिंग, तो केवल रीड करके, ना समझ में आए कोई बात नहीं, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, एकदम कोई मतलब ही नहीं, बनाएंगे बर्बाद होगा, तो कोई मतलब नहीं। तो रीडिंग, सेकेंड रीड में समझना, तो जो समझदारी वाला क्वेश्चन है उस सेकेंड रीडिंग के दौरान आती है, उसी सेकेंड रीडिंग में उसके पीछे के क्विजेस सॉल्व करना, जो पीछे क्विज होती है वो सॉल्व करना। तो ये लेवल होता है एनसीईआरटी कंप्लीट करने का, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर बढ़ेगा, तो अभी जैसे समझिए फरवरी चल रहा है, अगर अभी स्टार्ट कर रही है तो कोशिश करिए कि मई तक एनसीईआरटी खत्म करके फिर उसके बाद प्रिपरेशन, बेसिक किताबें लेके घटना चक्र फिर उठाइए, साथ में बेसिक किताबें उठाइए, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इन किताबों को उठा के फिर पैरेलली पढ़िए, टेस्ट लगाइए, टेस्ट के नोट्स बनाइए, जैसे इन्होंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मेरा भी अप्रोच यही था कि मैं शॉर्ट नोट्स ही बनाता था जनरली, और उससे ठीक। शॉर्ट नोट्स एकदम शॉर्ट, मतलब उसमें सेंटेंस पूरा नहीं होना चाहिए, हाँ, कि कोई पूरा एक सेंटेंस नहीं, ये है ये सब हटा के सिर्फ काम की बात। मैं इन शॉर्ट कहूँ, शॉर्ट नोट्स आपके लिए होना चाहिए, ना कि उनके लिए। आपका शॉर्ट नोट्स पढ़े तो पागल, उनका सिर दर्द हो जाएगा, यार लिखी क्या है, तो समझ ही नहीं आ रहा किस भाषा में लिखी है, हिंदी है क्या है, तो समझ नहीं, ये लेवल के शॉर्ट नोट्स समझिए। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है आप? हाँ सर, अगर प्री निकल जाता है, 2 या 3 मिनट जो भी टाइम मिलता है मेंस के लिए, उसमें तैयारी करके आ जाएंगे। आप अटेंड दी है? इस बात ना, तो आपको नहीं पता था प्री निकल जाएगा, निकल गया था और ये अलग लेवल है, ठीक है, बताइए मेरे लिए आंसर देंगे। तो उसके बाद निकल गया, तो क्या अचानक, तो अब जो भी है मतलब चीजें, एक लड़की की तरह सब लोग तैयार, तो रिवीजन कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं, इसलिए इस बार पूछ रहे हैं। आप हिंदी मीडियम से हैं? जी। तो तभी आपका प्री निकल गया। ये भी एक बहुत है। तो मैम आप क्या कह रही थी? वो प्री निकल गया, तो 2 महीने में क्या करें? हाँ, मेंस के लिए ना, तो मेंस के लिए देखिए, अब सर हमको लगता है भैया आप ही बता पाएंगे, क्योंकि नहीं आप हिंदी मीडियम का है तो आप इंग्लिश में वही जाए, सर वाली बात हो जाएगी। कि अगर देखिए हिंदी मीडियम में वही कर सकती हैं आप, कि जो सिलेबस है
उसका जो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का कोई सिलेबस है, या वर्ल्ड हिस्ट्री का है, वर्ल्ड हिस्ट्री में सोशलिज्म है ठीक और रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज है, ये सब सिलेबस में है। वो जो सिलेबस छपता है तो कमीशन खुद जारी करता है, उसका एक टॉपिक का 1 से 2 पन्ने में नोट्स बना लीजिए, कहीं से भी, दृष्टि से बना लीजिए, किसी भी सोर्स से, जिस सोर्स से आपको अच्छा लगता हो, 1 से 2 पन्ने में, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा बनाएंगे तो फिर उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, दोबारा उठा के वही चीज लिख नहीं पाएंगे। तो 1 से 2 पन्ने में, मेरे नोट्स है भी, शायद मैं दिखा दूंगा भी बाद में आपको। तो 1 से 2 पन्ने में नोट्स बनाइए उसका, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब हमको लग रहा है एक पेपर में शायद 5 दिन में हो जाएगा, 5-6 दिन में हो जाएगा। अगर आपके पास, मतलब आपको कुछ करना नहीं, बस उठा के उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है बस। अगर एक कॉपी बनाइए, पेपर 1 की अलग, 2 की अलग, 3 की अलग, 4 की अलग, 5 की अलग, 6 की अलग, और उसको उठा के अपने आप लिख लीजिए। सारे टॉपिक को ऊपर हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद उसको, उसका एक बढ़िया सुंदर सा इंट्रोडक्शन, 4-5 पॉइंट उसका सजेशन, वे फॉरवर्ड और वीकनेस और जो भी मतलब उसका है, सारे डायमेंशन कवर करके, और एक बढ़िया सुंदर सा कंक्लूजन बना के आप 1 से 2 पन्ने में रख लीजिए, और उसी को बार बार आप रिवाइज कीजिए और टेस्ट कीजिए। और टेस्ट में ये देखिए कि पहली बार अगर आपका प्री निकल गया है तो पहला जो मेजर है कि आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रही हैं कि नहीं, और आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल है कि नहीं, 2 बार। अगर आप टेस्ट में ये दोनों चीजें कर पा रही हैं तो तीसरी चीज फिर ये देखिए कि जो आपने पढ़ा है वो आप टेस्ट में रिप्लिकेट कर पा रही हैं कि नहीं। बस ये 3 चीज टेस्ट में देखिए, अगर आप इतना कर लेंगे तो फिर मेंस कॉन्फिडेंट हो जाइए। फिर मेंस में एक्चुअली मार्किंग भी बहुत कभी-कभी, वो तो रैंडम, वो तो बजरंगबली के ऊपर है। मैं आपसे इसमें लेकिन इसमें एक वैल्यू एडिशन ये करता हूँ। आपने बोला 2-3 महीने में, 2-3 महीने में क्या होता है ना, हम एक्सट्रीमिस्ट वाली तैयारी करते हैं। मतलब कि अब जान आत्मघाती हमलावर देखिए ना, कि बेल्ट बांध लिया पूरा ऐसा और ले जाके उड़ गया, और जितना उड़ा पाया उड़ा दिया। तो 2-3 महीने में आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा सीधे मानना यही है, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ, कुछ इधर लगे 10 साल के यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 5 साल के यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एकदम रटे होने चाहिए, लाइन बाय लाइन, सीधी बात है। ये अगर आपने कर लिया, एक भी क्वेश्चन आपके दायरे के बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इन्होंने बोले थे कि एग्जाम दे रहे थे, साइबर डोम क्वेश्चन आया था, साइबर क्वेश्चन रिपीटेड था, 2020 के यूपीएससी का एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन था। तो जिसने वो क्वेश्चन देखा होगा उसके लिए साइबर डोम में फिर उसको दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे डोम बनाना है, रेस, ये उसको नहीं, उसको पता है कि भाई केरला की गवर्नमेंट की स्कीम थी, उसने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम लेने जा रही हैं, क्यों? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर है, तभी आपका प्री निकला है। पहली बार प्री निकलने का एक सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि चीजें आती हैं, बिना आए तो प्री नहीं निकलेगा। निकला है तो केवल मतलब ये 200 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो तीसरा सोर्स है वो है जीएस 5 और 6 के लिए। तो जीएस 5 और 6 के लिए आप कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आंसर का सीरीज दे दीजिए, कोई भी मार्केट से 100, 200, 400 क्वेश्चन इकट्ठा करके उसको रट डालिए। और इसके बाद जो तीसरी चीज इन्होंने बताई, इन्होंने ऐड कर दी, इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख पाए। फिर अंततः मैटर वही करेगा, कंटेंट का सारा काम यहां से हो जाएगा, पढ़ाई सारी कंप्लीट होगी। सबसे बड़ी बात, ये 10 साल और 5 साल का मैंने बताया, सिलेबस के एक पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं, तो आपको लोड ही नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी प्री के बाद, ठीक। और कुछ मैम? और सर इस बार जो प्री का यहाँ टेस्ट दे रहे हैं सर, तो मान लीजिए 70, कभी 80, कभी 90, जिसे लगता है क्लियर सही है। मतलब साइंस में 90 तक जैसे लगता है क्लियर सही है। बाकी इसमें हमने इस बार हमने ये सोचे हैं कि 120 में ही हम अपने आप को बाउंड कर रहे हैं, 150 में नहीं। लेकिन एक चीज है कि आप तक यहाँ पे जितना टेस्ट हुआ है उसमें 70, मान लीजिए 70, कभी 80, मान ये मान लीजिए क्लियर हो हमारा फर्स्ट राउंड में जितना क्लियर, उसके बाद 120 के अटेम्प्ट में हम जो देख रहे हैं उसमें मतलब कंफ्यूजन रह रहा है। ये है पढ़ा हुआ है लेकिन ये नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए ओवरऑल 120 क्वेश्चन, लेकिन जो 30 क्वेश्चन यहाँ पे होता है, चाहे 25, कभी 28 क्वेश्चन, तो वो लगता है मैंने कभी पढ़े नहीं है ऐसा। ठीक। तो ये मतलब ये जो बार जो 120 तक ना लग रहा है सब पढ़ा हुआ है, सब सुना कुछ क्लियर है, ऐसा मतलब क्यों हो रहा है? जिसके ऊपर जो टेस्ट देते थे मतलब जो प्री निकला था उसमें ऐसा नहीं, इसमें हो रहा है ये। उसमें कैसा होता था? उसमें मतलब उसमें हम कभी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते थे, इतना माइनस मार्किंग की वजह से नहीं करते। तो मत करिए, जो आपके अप्रोच से निकलता है वही अप्रोच लगाइए। क्यों 150? मैंने यही तो बात बताई। जैसे मान लीजिए, देखिए यही तो बात मैंने अभी जस्ट बताई कि इन्होंने बोला 150 अटेम्प्ट करते हैं, मैंने बोला 150 अटेम्प्ट करते हैं।
लेकिन भाई आप मान लीजिए 150 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रही है 2 घंटे में, अटेंड करेगी, जो आप 120 बोल रही है ना, वहां पे आप गड़बड़ी कर देंगे हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगी, पता चला दिमाग में कुछ और चलने लगा, ठीक कुछ और मार दिया, ये गड़बड़ी। आपका जो सेफ बन रहा है 120 125 में अगर सेफ बन रहा है तो वो करिए, ठीक है। समय बच जाता है, मान लीजिए आपके पास 20 मिनट समय बच गया, ठीक है, तब मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो 20 मिनट में आप रिलैक्स हो जाइए और फिर 10-12 क्वेश्चन देख लीजिए, सोचिए कि इसमें मैं क्या टिक कर सकती हूँ, तब करिएगा, नहीं तो मत रिस्क मत लीजिए। जो आपका सेफ बनना है ना, अगर 120 में, तो क्यों हमें जबरदस्ती का, भाई प्री में टॉपर नहीं बनना है, टॉपर बनना मेंस, ठीक है। और सर एससी के लिए क्या कर सकते, जैसे वहाँ पर दृष्टि पे मेंटरशिप लिए थे हम, तो जैसे उसमें 3 राउंड में 24 या 25 पेपर हुआ था, तो मेरा हॉस्टल 3 महीने के लिए थोड़ा 3 पेपर दे के चला, उसका रिजल्ट मिला नहीं मुझे, तो कॉपी देना पड़ता है वहाँ। बाकी हमने देखा था जब हमारा फर्स्ट राउंड दिया तो 25-30 आया, लेकिन आधे से अधिक जो दिए तो 70, जनरल में है 70-80 तक ही पहुंच पाए थे, तो उसके हिसाब से मतलब ऐसे में नहीं, जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। जीएस तो जीएस का तो सब बतेबे किए शुरुआत से, सुन नहीं रही थी क्या आप कान ऐसे? सुन रहे थे, जैसे हम ये करें कि जो नहीं जानते थे, निकला तो मान लीजिए पहला राउंड जो उसका पेपर दिए तो 30-40 ऐसे आया, टेस्ट सीरीज मेंस में आया, लेकिन जैसे टेस्ट सीरीज तो मेरा अधिकतम पेपर देते समय 75-80 तक नंबर पाए थे। नहीं, आप एक काम आपको ये करना है, अच्छी बात ये सुनिए मेरी बात, आपको मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, दोबारा देखनी है। क्यों? मैंने आपने बताया 3 महीने में क्या करना है, मैंने भी आपको बताया कि 3 महीने में क्या करना है, नहीं ये तो हम समझ गए, तो फिर GS1 कहाँ से अलग से आ गया? चारों पेपर बताया था, जो नंबर में मेरे प्रोग्रेस ज्यादा थी, वो इस तरह से करिए बढ़े। देखिए टेस्ट सीरीज में जो नंबर मिल रहे हैं कोई मतलब नहीं होता, सो कोई मतलब ये बात आपने बोली थी, इसीलिए कहा कि ये वीडियो देखिए। इसी से किया था कि GS3 में हमको 67 नंबर मिला था, और डिमोटिवेशन अलग से हो जाता है, डिमोटिवेशन कई बार ओवर मोटिवेशन हो जाता है, और ऐसे में हमको 90 मिलता था। नहीं तो जब 70 तक पहुंचे तो उन्होंने मेंटर में नहीं हो तो बच्चों बुला के जो प्रॉब्लम आ बोले, तो वहां की जो मैडम थी वो कही आप अगली बार तैयारी करिएगा, उन्होंने ऐसा कहा। इस बार कोई क्या कह रहा है इससे मैटर नहीं करता, बहुत हाँ। कि आप अपने आपकी तो आपने कितना किया तो क्या हो गया? ऐसे कोई बोल देना तो मैं तो उसकी वाट लगा दूं सीरियसली, कोई ऐसे बोल दे अगली, जैसे निशान सर ने एक स्टूडेंट को बोल दिया कि निशान सर ने सीरियसली ये बात बोल दी थी, कहती आपका नहीं हो पाएगा, ऐसे बोल दिया। मैंने इतना सुनाया ना, मतलब उस समय तो मतलब मैं यूपीएससी हिंदी वाली कॉपी चेक कर रहा था, मैंने खूब सुनाया। मैंने कहा आपकी हिम्मत कैसे ये बात बोल दे रही है, नहीं हो पाएगा, कैसे आप चेहरे पे लिखे भविष्य देखते हैं, अब उस बच्चे का हो गया हो गया उसका। मैंने कहा पहले उन्होंने फिर फोन किया, मैंने कहा फोन से बात करिए, बताइए कि गलत बात है और गलती से हो गया। मैंने कहा ये एकदम नहीं चलेगा कि आप एक स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करके आपके सामने आया और आप उसको बोल रहे कि तुम्हारा नहीं हो सकता। भाई वो अधिक से अधिक हो सकता, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्लियर कट इस बात को बता रहा हूँ, 1 साल में हो सकता है उसका ना हो सकता है अगले साल भी ना हो, लेकिन अगर कोई 1-2 अटेम्प्ट दे रहा है ना, 100% है कि उसका होना है, अपनी गलतियों पे काम कर रहा है, बैकलैश जो हो रहे थे उसको सही कर रहा है, 100% सिलेक्शन होना, भाई कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बोलिए। तो अब वो इनका एक बार पूछ लेते हैं, ये अभी आपके सबसे यंगस्टर बैठे हुए हैं, आप बताइए। हाँ आप बैठिए, आप बैठिए। सर मैं ये बोल रहा था, लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम और हिंदी इंग्लिश मीडियम, इसमें तुलना क्या होती है? देखिए जनरलाइजेशन हम नहीं करेंगे, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हिंदी मीडियम में जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये वीडियो रिकॉर्ड में होगी, वो लोग देखेंगे, कुछ भी कमेंट आएगा। नहीं आपने परेशान मत कोई हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और वो शायद मैं 100% श्योरिटी से नहीं कहूँगा, हार्ड वर्क बहुत करते हैं, लेकिन शायद कहीं स्मार्ट वर्क में कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है। और इंग्लिश मीडियम के जो लोग होते हैं, फिर वही बात कहूँगा, बार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जनरलाइजेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल है जी, कमेंट में भी आ जाएंगे कुछ, अरे एकदम मत तो उसमें ये मेरा पर्सनल है कि इंग्लिश मीडियम के जो लोग होते हैं वो पढ़ाई कम करते हैं, वो कम पढ़ते हैं थोड़ा सा, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जुगाड़ जतन में रहते हैं कि मैं कैसे ये चीज कैसे निकलेगी, वो चीज कैसे निकलेगी, मतलब उस टाइप का माइंड होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो ये है
इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मैं भी ऐड करता हूँ। कारण ये होता है, मतलब आप ऐड करेंगे तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सहमत हूँ मैं, ऑब्वियस सी बात है, सहमत हूँ। कारण ये होता है ना कि हिंदी मीडियम सामान्यतः ना अपनी कंधे की राखे रहता है, इस बात में शर्माता रहता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं। पता नहीं, जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि हम हिंदी मीडियम से हैं, अंग्रेजी मीडियम वाला कभी ऐसे नहीं बोलता हम अंग्रेजी मीडियम से, ऐसे नहीं बोलता, कभी नहीं, जनरली नहीं सुना। मैंने इनसे सामने से पूछा कि आपका मीडियम कौन सा, इन्होंने अपना मीडियम सामने से नहीं बताया। इस बात को आपने गौर किया किसी ने? मैंने पूछा था कि आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी मीडियम में पहले ही सर हम हिंदी मीडियम से सर। अब वो अपने आप में ना ये लेवल दिखा देता है कि जब तक तुम बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करोगे, एक एक चीज तुम सौ से नहीं पढ़ोगे, फिर अपने दिमाग में ऐसी चीजों को भूल लेते हैं, जब तक एक ही क्वेश्चन तुम्हारे एकदम रटा हुआ एकदम देखा हुआ नहीं आ जाएगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये माइंड सेटअप हो जाता है। ये माइंड सेटअप क्यों होता है? सामान्यतः जो हिंदी मीडियम देता है, मैं इसमें भी मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैं खुद भी IITian और मैंने हिंदी मीडियम से एग्जाम दिया है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिया है। मुझे पता था, लोग बहुत बार बोलते थे कि नहीं आप इंग्लिश मीडियम से चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कहता था होगा सिलेक्शन तो हिंदी मीडियम से होगा, नहीं तो नहीं चाहिए। ये देखिए, एक बात ये होती है, हिंदी मीडियम वाले जनरली बैकग्राउंड उनका होता है नॉर्मल BA, कई बार जो BA भी होता है ना वो भी रेगुलर क्लासरूम में जाके नहीं होता है, और इसका इंपैक्ट उनके कॉन्फिडेंस पे, उनके नर्चरिंग पे दिखता है। उनका जो पोषण हुआ रहता है वो कहते हैं एक कुपोषण का शिकार बच्चे हो जाते हैं, मानसिक रूप से कुपोषण हो जाता है, क्योंकि घर पे बैठे माहौल वही मिल रहा है, जीवन उनका इसी बात पे त्रस्त है कि पड़ोसी परेशान कर रहा है, पड़ोसी से त्रस्त है। लेकिन नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कहीं बाहर शहर के हैं, घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, फिर क्या होता है IIT जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए, तो वहां का माहौल अलग हो जाता है। भाई मेरे IIT में जितने दोस्त हैं सारे के सारे किसी का पैकेज 1 करोड़ है, कोई बेंगलोर में पढ़ रहा है, कोई अहमदाबाद में पढ़ रहा है, तो सारे इस लेवल के थे। जब उनके सामने मैं अपने आप को देखा था तो मुझे लगता था मुझे बड़ा स्ट्रेटेजिक मेहनत करनी पड़ेगी, पिन पॉइंटेड मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मैं अपना नाम बना पाऊंगा। इनको क्या है, इनको ये लगता है, जो हिंदी मीडियम वाले नॉर्मल आबादी है, उनको ये लगता है कि हम गधा चाल चलेंगे, भेड़ चाल में थोड़ा सा हम अलग हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से कई गई सोर्स, कई गई चीजें, बहुत मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट समानता नहीं मिलता है। ये अप्रोच में सुधार हो जाए ना, हिंदी मीडियम वाले IIT में पढ़ना शुरू करते हैं, IIT वाले जो बच्चे वो हिंदी मीडियम में एग्जाम देना शुरू करते हैं, अभी देखिए अभी रिजल्ट सही है हिंदी मीडियम का, तो ये अपने आप में बड़ा अंतर है। फिर प्री नहीं निकलता है हमारा, सबसे क्यों CSAT में फेल हो जाते हैं, CSAT में 66 नंबर नहीं ला पाते हैं, छोटा 14 गुणे 5 कर दो, अभी बताएंगे 76, ये हालत है। तो फिर कैसे निकलेगा प्रीलिम्स? तो ये बहुत बड़ा मैटर है, जब प्रीलिम्स से निकलेगा तो फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा? तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, तुलना यही है। हाँ, तुलना करके देखेंगे भेदभाव का, तो मेरे साथ तो भेदभाव कोई नहीं है, बल्कि यूपी PCS में तो फायदा है। देखिए पूरा इंटरव्यू हिंदी मीडियम में चल रहा है, आगे सामने प्रूफ है, इसीलिए मैंने पूछा भी, पूरा इंटरव्यू नॉर्मल बातचीत होती है। ऐसे में हिंदी मीडियम, जनरल हिंदी, हिंदी ही मीडियम और कौन मीडियम, GS का 4 पेपर है जिसमें एक चीज और यहाँ पे हम जोड़ना चाहेंगे हाँ। कि जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था, है ना, लेकिन मेरे हिंदी में 105 नंबर थे। मेरा कोई मनमुटाव नहीं है हिंदी से, बल्कि बहुत अगाध प्रेम है। हाँ। खूब साहित्य पढ़ता हूँ, कोई मतलब मनमुटाव नहीं है हिंदी से। लेकिन यही अगर रोल रिवर्सल कर दिया जाए कि हिंदी मीडियम वाले को जैसे वही होता है कि जो CSAT में कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है तो दिक्कत होने लगती है। तो आप ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हैं, लेकिन आप अदर लैंग्वेज, भाई इंग्लिश आज कंपलसरी लैंग्वेज है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, आप उसको छोड़ नहीं सकते। आप वैमनस नहीं रख सकते कि हिंदी मीडियम के हैं तो हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, या हम अंग्रेजी मीडियम के हैं तो हिंदी, अंग्रेजी मीडियम में भी यही वैमनस से ही सिलेक्शन नहीं होने देता है। हाँ। अब मान लीजिए कंटेंट है, सपोज मान लीजिए कंटेंट है ज्योग्राफी का, वो ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश में, तो हमारी ये क्षमता होनी चाहिए कि हम उसको इंग्लिश में भी समझ सकें। जैसे एक चीज और याद आ रही है इस कंटेंट से, पतंजलि IAS का पूरा कंटेंट हिंदी में है, तब स्कोर को हमने उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में, फिर हम लोगों ने उससे तैयारी अब सोचिए, तो जहां जो कंटेंट अच्छा मिल रहा है लीजिए, क्या दिक्कत? क्यों उसके बारे में आपको ये करना है कि नहीं हमको ये, ठीक है, क्लियर हुआ? आप बताइए, बैठ के आगे आ जाइए चाहे तो, लेकिन ठीक है बैठिए, पूछिए। आपको बताया था कि यूपी PCS के लिए मतलब सबसे पहले शुरुआत करना है NCERT रीडिंग से। हाँ। तो सर NCERT रीडिंग में मान लीजिए सर पहला लेसन ही है, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके बावजूद आगे हम बढ़िया रीडिंग करते हुए कि उसी पे सब। मैंने आपको बताया था, आप लेट हैं क्या सर? इनको लेट है ना, इनको बताया था सर, तो हम थे। हाँ अच्छा थे ना, पहली रीडिंग में नहीं समझ में आएगा जनरली,
तो उसमें क्या होता है, हम स्पीड भी देखनी पड़ती है। अगर आप लगेंगे लाइन बाय लाइन समझने, तो हो सकता है कि एक पेज ही पूरे दिन में आप पढ़ पाए, क्योंकि मान लीजिए आप लगे ध्रुव तारा समझने, फिर लगे देखने की वो स्टार अलाइन है कि नहीं है, वो सब लगे देखने, तब की बात लग जाएगी। इसका दो तरीका है, या तो कोई मार्केट में एनसीईआरटी का छोटा मोटा कोर्स हो तो वो कर लिया, ईयरफोन लगा के सुन लिया, खत्म हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि केवल रीडिंग करके आगे बढ़े, जब सेकंड बार में आए तो भी रीडिंग ही करेंगे, थोड़ा बहुत समझते चलेंगे, थोड़ा बहुत गिनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये सा मेजर है, ये वाला ऐसा माइनर है, ये थोड़ा सा देखेंगे, पहुंचेंगे केवल क्विज पे। आगे स्पीड में आगे बढ़ते हुए नो डाउट की स्पीड आधी हो जाएगी, फर्स्ट रीडिंग की स्पीड बहुत तेज होती है, सेकंड रीडिंग की स्पीड आधी हो जाएगी, क्विजेस पे जाएंगे, क्विज में थोड़ा समय देंगे और वो क्विज के अराउंड ही समझेंगे चीजों को। तो मान लो क्विज में क्वेश्चन पूछा है कि ब्लू मून किस दिन होता है, और आपको समझ में नहीं आया था ब्लू मून, तब उसको क्या करते हैं, हम गूगल सर्च कर लेते हैं कि ये ब्लू मून क्या होता है, 2 मिनट में देख लिया, 5 मिनट की कोई शॉर्ट वीडियो यूट्यूब से देख लिया। ये हमारा तरीका होता है कमेंट का, ठीक है। पहली रीडिंग तो रीडिंग ही होती है, एकदम उपन्यास जैसे पढ़ते हैं ना, उपन्यास में रटने की कोशिश थोड़ा ना करते कि जैसे अभी मैं द हिडन हिंदू करके उपन्यास पढ़ रहा था, मुझे याद ही नहीं कैरेक्टर क्या थे, कुछ नहीं याद है, पढ़ के समझ के मजा खत्म, ठीक। सर मतलब एनसीईआरटी के साथ चेंज भी होता है क्या सर हर साल, जैसे हम 2020 लेकिन आपको पढ़ना है प्री कोविड, कोविड के पहले की जो एनसीईआरटी है, जस्ट पहले की, वो पढ़नी है, जिसमें सिलेबस कम नहीं हुआ है, एकदम ओल्ड एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है। अब ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, 2014 के पहले भारत में कितने राज्य थे? तेलंगाना बना था? नहीं बना था। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पहले बनने से पहले कितने राज्य? चीजें चेंज होगी तो क्यों नहीं चेंज होगा एनसीईआरटी? तो आपको प्री कोविड पढ़ना है, ठीक है, प्री कोविड पढ़िए आराम से, धूमधाम से, है ना, ठीक। यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर ले लद्दाख में भी होगी, यूनियन टेरिटरी आराम से होगी, पहले जम्मू कश्मीर कैडर था, अलग से स्टेट था, ठीक। अब बताइए और कुछ डाउट? इंटरव्यू जो होती है वो पूरी हिंदी में होती है, तो अगर कोई इंग्लिश का टर्म मतलब वो लोग हिंदी में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है, तो क्या बताया इन्होंने? वो हिंदी का ऐसा कोई टर्म नहीं को होता नहीं, पहली बात तो, कि अगर ऐसा कुछ हो तुमने समझ में, क्योंकि हम लोग जनरल हिंदी का भी पेपर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है पढ़ते पढ़ते, इतना कोई पीसीएस देनी है तो 100% बन जाएगी। देखिए अभी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, अभी आप तो जब आप पढ़ते पढ़ते 3-4 साल में या 2 साल में 1 साल में 25 में, हाँ, तो 25 तक जब आप पढ़ते पढ़ते इम्प्रूव है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ब्रॉड हो जाएगी, अब बहुत सारी चीज समझ में आने लगेगी। और वो लोग भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, देखिए शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोल पाता है, जनरली मैं शुद्ध हिंदी बोलने लगूंगा आप बोल ही नहीं पाएंगे। वो लोग भी जैसे मेरे से जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो ऐसे ही पूछ रहे थे, स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप किसको कहते हैं, अब स्टार्टअप क्या हिंदी क्या होगा मुझे भी नहीं पता उनको भी नहीं पता होगी। तो जैसा मैंने बताया, मैंने वहां पे रिपोर्ट बोला कि यूपीएससी हिंदी नाम का मेरा स्टार्टअप था, तो सर ऐसा ऐसा है, ग्रोथ किया है, मतलब बढ़िया बना है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बेबी चाइल्ड है आपका, इसको कैसे छोड़ के आप सेलेक्ट हो जाएंगे एसडीएम के रूप में। तो बेबी चाइल्ड यूज कर रहे हो नहीं करते, फिर खुद कंफ्यूज रहते। वो लोग भी ऐसे आम इंसान ही होते हैं, उनको राक्षस मत समझिए। दूसरी बात, इंटरव्यू में अभी आप भाषाई पक्ष पे फोकस ही मत कीजिए। पहली बात तो मैं यही कहूंगा, अभी इंटरव्यू के बारे में सोचिए ही मत, सबसे रिलैक्स रहिए। भाषाई पक्ष पे तो एकदम नहीं सोचना। हाँ, इंटरव्यू की एक तैयारी जो आपको करनी है वो करनी है ईमानदार होनी, जो है वही दिखिए, जो दिखिए वही रहिए, ठीक है। तो जितना अपने आप से ईमानदार रहेंगे इंटरव्यू में, जितना ब्लंटली, जितना बोल्डली, जितना बोल्ड होके बोलेंगे, अपनी बात एकदम दम से रखेंगे, कन्विक्शन से रखेंगे, तो मुझे 74 नंबर मिले थे यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में लास्ट बार। तो सबसे बड़ा कारण था, इसके पहले जो मैंने इंटरव्यू था तो 70 नंबर मिले थे। तो सबसे बड़ा कारण यही था कि अपनी बातों को एकदम बोल्ड रखता हूं। मेरे से इवन यूपीएससी के इंटरव्यू में मुझे 190 नंबर मिला। तो वहां से मेरे प्रश्न आया था कि आपको नहीं लगता, यही क्वेश्चन पूछा मेरे से कि जो आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो भगवा पहन के वो शासन चलाते हैं, तो ये तो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा मैम माफ कीजिएगा, मेरी समझ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का राष्ट्र से पूर्ण पृथक्करण नहीं है, धर्म और राज्य के बीच में सामंजस्य है। सर मैंने कहा मैम धर्मनिरपेक्षता तब नहीं होगी जब वो शासन चलाते समय केवल सनातनी रूल को फॉलो करें, केवल हिंदू धर्म के जो नियम कानून है वही केवल फॉलो करें, तब वह धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी। जब वो डिसीजन ले रहे हैं, जब योजना बन रही है तो संविधान को सामने रख के बन रही है योजना, सीधी बात है।
योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किसी के साथ भेदभाव धर्म जाति लिंग के आधार पे पृथक्करण नहीं किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत धर्मनिरपेक्षता है। वो उन्होंने फिर मेरे से इस बात पे डिबेट किया थोड़ा सा कि आपको यही लगता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही है, तो जो बगल में सर थे उन्होंने कहा हाँ मैं सही तो बता रहा, ऐसे उन्होंने मतलब थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया कि सही है। तो इस बात को समझिए, ये चीजें अब आप लगेंगे डिफेंड कर रहे हैं, नहीं मैम पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो गया, भगवान नहीं पहनना चाहिए था। मैं जाऊंगी, जब बन जाऊंगी तो मैं उनसे बोलूंगी कि प्लीज भगवान आप पहन के कुछ और कलर का कपड़ा पहनिए, है ना। तो ठीक है, तो जो रहिए वो बोलिए, वो दिखिए, इंटरव्यू आराम से होगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है? और सर हाँ सर इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन एनसीईआरटी से। सर किस क्लास से किस क्लास तक मतलब पढ़ना है सर? और आपने बोला कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो 6 से ही पढ़िए। 6 से ही पढ़े हैं? हाँ, गायतन ये होना चाहिए 9 से 12 मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको 9 की समझ में आने लगी तो क्या होता है 6 से 9 तक 9 की क्लास का ही बेस होता है, तो 9th में ना वही चीज देगी जो 6 से 9 तक है। ठीक है, जैसे मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी, ज्योग्राफी की मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, तो मैंने क्या किया था, मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं, 12th की तो एकदम नहीं पढ़ाई, 11th की थोड़ी बहुत पढ़ाई। क्यों? सारा रिपीटेड था भाई। 7th की क्लास की पढ़ाते समय जब सारा डिस्कशन कर दिया है, डेमोग्राफी, ट्रांजिशन थ्योरी और बाकी चीजें, तो वहां पे दोबारा क्यों पढ़ा? ठीक है, जब 11th पढ़ा रहा था तो जितने आवास है वो सब डिस्कशन कर दिया, अधिवास डिस्कशन कर दिया है, तो 12th वाले में वही चीज रिपीटेड क्यों पढ़ा? तो ये बात समझिएगा। तो 9th से 12th तो जरूरी है, 6 से 9th आपकी इच्छा, नहीं आपने बोला नहीं समझ में आ रहे तो पढ़िए, मेरे साथ तक पढ़िए। ठीक, आप कुछ बोल रहे सर? जैसा अभी आपके वीडियो में कई जगह देखा कि आपने करंट अफेयर सिलेबस मैगजीन्स को रिकमेंड किया है, और प्रीलिम्स में आजकल जैसा कि सब लोग बताते हैं कि जो करंट अफेयर का पोर्शन है, इनसे पूछिए पहले करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर का यूपीएससी का पूछना है कि यूपीपीसीएस का पूछना है? सर आइए सर यूपीएससी ठीक, आईएएस का आप अरे ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं आप, ठीक है, फिर पूछिए। हाँ पूछिए। तो उसमें जो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बढ़ते जा रहा है, स्टैटिक को भी लिंक करना पड़ रहा है उससे, तो क्या मैगजीन एक प्रॉपर सोर्स हो पाएगा? बस अब मुझे एक बात बताइए, मैगजीन देखी है आपने? यस सर। देखिए पक्का? कौन सी कोई भी? मैगजीन? हाँ, हाँ देखिए। कौन से? दृष्टि की देखिए। दृष्टि वाली देखिए, तो दृष्टि की मैंने नहीं देखी है, तो मुझे नहीं आइडिया। मैं जो पढ़ता था लीजर मैगजीन पढ़ता था, अगर आप उसको देखेंगे तो आपका ये डाउट ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो मैं पढ़ता हूँ लीजर वाली, क्योंकि वो स्टैटिक से लिंक करके ही देता है। तो मान लीजिए पहले चैप्टर में है कि इस बार मान लीजिए कोई विवाद आया कि तमिलनाडु ने या कर्नाटक ने बोला कि हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा पैसा भी वित्त आयोग का मिलना चाहिए। मान लीजिए स्टेटमेंट न्यूज में है कर्नाटक के किसी एक नेता का, ऑब्वियस सी बात है संपूर्ण कर्नाटक की ये डिमांड नहीं है, नेता लोग को अपना भाई रोजी रोटी चलाना, तो उनकी एक व्यक्ति की ये डिमांड है, एक व्यक्ति ने ऐसा बोला। तो जब ये न्यूज एक हेडिंग दी रहती है तो उसके नीचे बताया जाता है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। ठीक है, ये इन बेसिस पे टर्म ऑफ रेफरेंस है। वित्त आयोग अनुच्छेद 248 है, क्या है? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन 270। तो ये बस 280 का मुझे याद आता है, मैं एग्जाम समय में ये सब मैं अपने दिमाग को इतना लोड नहीं देता हूँ, ओवरलोड नहीं करता हूँ दिमाग। तो लिखा रहता है कि ये वाला है, फिर बताया जाता है कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीजें वहीं पर बता देता है। फिर बताता है कि राज्यों के मध्य 2 तरह के बंटवारे होते हैं, विशेष श्रेणी के राज्य, सामान्य राज्य। जो विशेष श्रेणी का राज्य था वो गाडगिल समिति की सिफारिशों पे ऐसे ऐसे बना था। सामान्य अभी 14वें वित्त आयोग या 15वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी को अलग दर्जा देने से मना कर दिया, बंद कर दिया है। तो ये सब चीजें वहीं पे दी रहती है, समझे बात को? हाँ, समझ बुझे कि नहीं? बुझ गए, ठीक। और कुछ किसी को डाउट? सर बनारस में मीटअप करने वाला था, मैं बीएचयू में पढ़ता बीकॉम कर रहा हूँ। तो वहां से आ गए क्या यहाँ पे? नहीं, अभी मेरा घर यहाँ पे सहारा में है। अच्छा, तब ठीक। सहारा हमको भी मिला था जब आईटी की तैयारी करते, वो कौन सा बाहर कॉलोनी है ना, हाँ। वही पे हम लोग रुके हुए थे, हॉस्टल में गए थे। ठीक सर है, इनका क्वेश्चन अभी मेरे यहाँ एक डिप्टी कलेक्टर बने कृष्णकांत विश्वकर्मा, तो वहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से तैयारी मत करो, दिल्ली जाओ। तो मैं यह कंफ्यूजन है कि दिल्ली जाए कि नहीं जाए। मैं दिल्ली में गया था बीए के लिए, इनका बेस्ट आंसर है दिल्ली जाके पढ़े हैं, ये बताइए। कोई जरूरत नहीं है, सर बहुत कंफ्यूजन है इस बात का। कोई जरूरत नहीं, बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। हम लोग 6 लोग थे, अब इसको देखा जाए तो 6 लोग थे कमरे में।
तो 7×14, 14, 28 और 10, 38,000 रुपए किराया देते थे। जी बहुत महंगा 38,000 रुपए किराया देते थे और 14×5 = 70, 84,000 रुपए कुक को देते थे बनाने का। जी और उसके बाद राशन लाना, जी सब सब्जी इकट्ठा करना और फिर क्या बनेगा इसकी टेंशन, क्योंकि ऐसी चीज बने जो 6 लोग खा ले, नहीं तो ऐसी चीज ना बन जाए जो 2 आदमी खाए ही ना। लेकिन चिकन जो है चिकन देखते भागते हैं। तो बहुत सारे फिर सामंजस्य 6 लोगों का, या अगर 6 लोग नहीं भी है, मान लीजिए 2-3 लोग हैं तो उनका सामंजस्य। तो अगर कोई मेंटोर आपका है, जैसे मेरे थे वही मुकेश भाई उन्होंने बताया नाम मुझे याद है। मुकेश सिंह थे, तो वो थे। अच्छा, वो मेरे साथ मतलब क्योंकि सब कमरे में ही रह रहे हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक और एक छोटी बात उनसे डिस्कस होती थी। वो हमसे सीनियर है, यूपीएससी दिया, मेंस दिया है, सब कुछ है। तो वो मेरे मेंटर थे, तो वो हम अपने साथ रख के हमको जो है यहाँ तक पहुँचाया। तो अगर ऐसा कोई मेंटर मिल जा रहा है जिसपे आपको आंख बंद करके भरोसा है, वो कई बातें हमको ऐसे ही बताते हैं जो हमको लगता था नहीं आप गलत बता रहे हैं, लेकिन लड़ता था उनसे, लेकिन फिर भी मानता था उन्हीं की। इस मामले में अपने बड़े भैया हैं, मेरे बड़े भैया हैं, वो बोलते हैं जैसे अभी एक छोटी सी बात है, जैसे वार्डरोब के लिए कि यहाँ भी दरवाजा बनेगा, अब मैं लड़ गया कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं, तब मुझे अच्छा ही नहीं। अंत में मैं मान लेता हूँ कि चलो ये कह रहे हैं तो सही है, क्योंकि हम लोग के अंदर से पता रहता है कि वो आखिर में वही सही अब जनरली ऐसा हुआ है 5 समय ऐसा होता है। तो इसलिए हम उनकी न चाहते हुए भी कई बातें मानते थे, बहुत सारी बातें तो चाह के मान लेते थे और ये भरोसा था कि वो अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो अगर ऐसा कोई मेंटर है तो तुरंत आप चले जाइए। दिल्ली में जाके ऐसा मेंटर मिल जाएगा ये क्या भरोसा है? नहीं मैं कह रहा हूँ पहले से है। हाँ एग्जैक्टली, अगर पहले से ऐसा कोई है तो चले जाइए, नहीं तो उसके बाद फिर वहाँ तो डिस्ट्रैक्शन भी होता है सब कोई। और मेरा ये कहना है दिल्ली जाना क्यों है उसके कारणों को नोट कीजिए और नहीं जाना क्यों है उसके कारणों को नोट कीजिए, अपना उन सब उत्तर स्वयं ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं दिल्ली जाके रहता हूँ, तो मेरा तो ऐसे ही मामला कट गया। वो काम मैं क्या करूंगा, इसका शॉर्टकट निकालूंगा कि घर के बगल में कोई लाइब्रेरी होगी वहां ज्वाइन कर लूंगा। फिर दूसरा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं तो किस तरह जा रहा हूं, या तो मुझे कोचिंग करनी है, फैक्टर नंबर 2 मुझे कोचिंग करनी है दिल्ली जाके, हो सकता है मैं ऑनलाइन कर लूं या मैं सेल्फ स्टडी से कर लूं, तो मैं ये भी ऑप्शन देखूंगा। फिर तीसरा है कि वहां जाऊंगा तो खाना या तो बनवाऊंगा या तो खुद बनाऊंगा तो समय लगेगा, ठीक है, घर में बना बनाया मिल जा रहा है, मेरे तो ये ज्यादा बढ़िया है, हेल्दी खाना बीमार पड़ने से अच्छा है। फिर चौथा फैक्टर क्या है, कोचिंग जो है, कोचिंग जब पढ़ेंगे तो आप जाएंगे तो पहले तो आधा घंटा मेकअप करेंगे, करते हैं ना, ठीक है, सज धज के जाएंगे, आधा घंटा आएंगे, थके रहेंगे। अब कोई नामी गिरामी कोचिंग चलेगा 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, ठीक है। सेल्फ स्टडी करके कोचिंग मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं तो दिल्ली जाने का बता रहा हूँ। फिर जो है क्लास में गए, अब क्लास में तो क्या होता है, किसी भी कोचिंग में गारंटी दे रहा हूँ 1-2 कोचिंग को छोड़ के, जैसे इस मामले में विजन में बकैती बहुत कम, टाइम पास सबसे कम विजन करते हैं। जनरली जो यूट्यूब पे वायरल होते हैं जो लोग रील्स वाले, खाली क्लास में अगर 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटा बकैती टाइम पास, वो बात करेंगे अरे मैंने एक जगह ज्योग्राफी का कोर्स ज्वाइन कर लिया था, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस टीचर है, वो क्लास में आते थे ऐसे बैठ जाते थे, मैंने अच्छी बात मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, अब आके बैठ जाते थे और इतनी बातें करते थे बैठ के कि अरे वो क्या हुआ आज किसी IAS ने सुसाइड कर लिया, यार बताओ मेरे पास आ जाता मैं बचा लेता। फिर लगते थे अपनी स्टोरी बनाने कि मैं तैयारी कर रहा था तो ये होता था। ये सब बातें एक आध दिन अच्छी लगती है, जैसे भाई आज सेमिनार है, आज हम ये बातें कर रहे तो अच्छी लगती है। मैं रोज 1-2 स्टोरी आपके सामने लेके बैठ जाऊं, रोज 1-2 फालतू की पंचायत लेके आपके सामने बैठ जाऊं, तो तीसरे दिन से आप इरिटेट हो जाएंगे। घर पे हूं, मैं ऑनलाइन ज्वाइन करूंगा, मुझे लगे यार ये टाइम पास कर रहा है, मैं क्या करूंगा वीडियो भगा के आधा खत्म, जहां तक टाइम पास कर उसको भगा दूंगा, केवल वही पोर्शन सुनूंगा जिसमें वो टाइम पास नहीं कर रहा है। तो इफिशिएंट, अगर मेरे हिसाब से अगर आपके घर में आपको पढ़ने से कोई, जैसे अगर मान लो ऐसा है कि जो पढ़ने बैठे तुरंत पापा के सिर पे बंदूक रख दिए, पढ़े तो मार देंगे गोली, चलो हटा पिता, तब मेरे से दिल्ली भाग जाना उपाय है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, घर में लोग सपोर्टिव है, हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगी, कोई सामने अगल बगल ऐसा हो जिसको देख देख के आप परेशान होते हो, या ऐसा हो कि भाई कोई आपके रिश्तेदार कोई आ जाते हो हमेशा घर में, तो बगल की लाइब्रेरी भी बढ़िया उचित जगह है। और डिपेंड करता है यार आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हो। मेरे हिसाब से तो इसमें अगर एक चीज और ऐड करना हो,
अगर यहाँ मेरा हो सकता है, कुछ लोगों का रहता है भाई अकेले पढ़ते हैं, कुछ लोगों का रहता है कि उनको अगर एक अच्छा ग्रुप मिल जाए, जैसे मेरे साथ ये था। मेरे साथ भी ग्रुप में ही अकेले अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बहुत जल्दी पढ़ता हूँ, मतलब 4 घंटा भी बैठना मेरे लिए मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन अगर 2 जने बैठेंगे तो 10-10 घंटा हम लोग बैठे रहते, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो अगर ग्रुप मिल जाए, अच्छा ग्रुप का मतलब 2 से 3 बस, ये नहीं कि पूरा वो नहीं, 2 से 3 लोग अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको बोरियत नहीं होगी, एक दूसरे से सीखेंगे। और जैसे होता है कि कोई चीज उसको समझ आ गई तो आपको इतना लूसिड करके समझा देगा कि आपको तुरंत उतर जाएगी आपके मन में। तो अगर ग्रुप मिल जाए तो बेस्ट, चाहे यहाँ मिल जाए, मतलब अगर यहाँ मिल जाए तो। और आजकल भाई ऑनलाइन का जमाना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 1-2 अपने लेवल के बच्चों को पकड़िए, गूगल मीट पे भी डिस्कशन होता है, ये खुद ही बोल रहे हैं। और हम लोग तो पंचायत इसीलिए करते हैं कि आपको कोई ग्रुप ना मिले तो हमारे साथ आके डिस्कशन करो भाई, पंचायत करो, नोट्स बनाओ। हम तो यही करते ही थे, ठीक है। वो तो मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं काफी कट गया, लेकिन मैं खुद मतलब मुझे ऐसा फिर फील आता है यार सिलेक्शन क्या हो गया, मतलब अजीब सा हो गया, कट गया जनता से, बहुत ज्यादा कट गया। नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होता ना तो मैं रोज यहीं पे बैठा रहता पूरे दिन। अभी क्या, अभी डर लगता है कि बैठूंगा कोई कुछ कमेंट करेगा, कोई कुछ कमेंट करेगा, क्योंकि भाई एज अ सर्विस मुझे सर्विस की भी इमेज बचानी है। ये बातें ठीक है, क्लियर। तो सभी की चीजें क्लियर, इश्यूज ठीक है। हाँ बोलिए। सर जैसे मुझे कभी कोई डर भी लगता है कि सर कोई मेंटोर नहीं, गाइड नहीं, तो मुझे डर लगता है कि आगे मैं प्रिपरेशन करूंगी और मतलब कैसे किससे क्या पूछूं, तो ये सारी चीजें। देखिए इसका एक ही है कि आप टेलीग्राम पे ना वो परिवार वाला एक ग्रुप है, उसमें टाइम पास करने वाले बहुत लोग होंगे, ठीक है। ओरिजिनल नाम क्या है आपका? मयूरी सिंह। मयूरी सिंह। तो कुछ मयूर करके अपना नाम दे, लड़के वाला ऐसा नाम कुछ रख के, अननोन नाम, ठीक है। अच्छा, उसमें आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए कि मैं लड़की हूं तो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि मैं अपना नाम क्यों नहीं ओरिजिनल रख सकती। मेरा मानना ये, देखिए मैं इस मामले में हमारे बहुत प्रसिद्ध विचारक चाणक्य, उनका बहुत बड़ा इस मामले में सपोर्ट है कि पहले आप पावर लीजिए फिर सुधार की बात कीजिए। आपके पास पावर है ये नहीं, आप सोचते हैं कि मैं बन जाती तो मैं ऐसा कर देती। क्या होता है जब आप पब्लिक किसी ग्रुप में, मैं क्यों इतनी बैकग्राउंड बता रहा हूं, आप किसी पब्लिक ग्रुप में होते हैं तो 2-4 चंट किस्म के लोग हर जगह रहते हैं, वो आपको पर्सनल मैसेज करेंगे, है ना, आपसे कहेंगे चलो दोस्ती कर लेते हैं, परेशान करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ये सच्चाई है, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो स्मार्ट व्यक्ति होता है उसको अपनी तरह से यूज करता है। वो क्या करेगा, डाउट आया उस ग्रुप में, गौरव मैं भी रहता हूं उस ग्रुप में, टैग कर दिया, उसमें दिन भर बकैती करते रहते लोग, म्यूट करके ग्रुप में। आप कह रहे ना आपको डाउट पूछना है, मेंटरशिप चाहिए, वहां पे पूछ लीजिए, ठीक है। फिर मैं खुद भी जनरली आप देखेंगे अगर यूट्यूब चैनल आप फॉलो तभी यहाँ पे आई है, उम्मीद तो यही है, आप देखेंगे तो जनरली यूट्यूब चैनल पे मैंने हर इश्यूज पे डिस्कशन किया है, रेगुलर लाइव सेशंस लेता रहता हूँ, ठीक है, रेगुलर लाइव सेशंस लेता रहता हूँ, गूगल मीट रेगुलर करता रहता हूँ। तो ऐसा नहीं है, अभी हम लोग मतलब ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव शुरू हुआ है पूरे इंडिया में, ऐसा कभी था ही नहीं, एक सेलेक्टेड व्यक्ति आपके साथ। हाँ, ये चीज तो हम मानेंगे। जैसे यूपीएससी हिंदी में आपकी जो स्पेसिफिकली हमने देखा कि एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे प्री होने वाला है तो प्री से एक दिन पहले शाम को आके जो बातें बताई जाती हैं वो बातें अगर आप फॉलो कर लीजिए तो अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, आधा टेंशन खत्म होगा। हाँ, कि ये क्योंकि अब आपने दिया है 2-3 बार दिया है, हाँ। तो आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप बहुत बढ़िया से उसको बता सकते हैं। और आप टेंशन बचा लेंगे ना, पढ़ाई तो आप खुद कर लेंगे। पढ़ाई क्योंकि एक जिसके अंदर क्षमता है कि वो जिला संभालेगा, वो देश संभालेगा, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं लाइन में, उसको बस एक सही गाइडेंस देने की जरूरत है। बस देखो यार इतनी ही लिमिट है तुम्हारी, अब ज्योग्राफी के लिए तुम जीसी लियोन, एनसीईआरटी और महेश वर्मा 40 किताब मत पढ़ो, ठीक है, उसको बस इतना समझने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर चला। सर हमारी बेटी है, अच्छा, तो बीच में जो है डर जाते हैं, हाँ, बोलते हैं यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है, फिर मैं क्या करूँ। इसमें आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरा ये मानना है। ये जब डर है ना, पहली बात तो इनसे बातचीत के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप आए, मतलब ये तो आपको सैल्यूट है मेरा, कि मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप इनके साथ आए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। आपको ना इनसे बार बार बातचीत करनी पड़ेगी, इनका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, कई बार ये प्रॉब्लम में होंगी, ठीक है, उस समय इनसे बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, इनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि कहीं टेंशन में तो नहीं है, और आपसे खुले। आपको इस उम्र में अपना दोस्त ज्यादा माने बजाय कि पिता, समझिएगा ये बात क्यों बोल रहा हूं,
इससे क्या होगा ना, इससे जब ये फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि तैयारी ऐसी होती है जनरली, क्योंकि आपको 8 घंटे लगभग 16 महीने 17 महीने बाद, अभी देखिए 25 में देंगे तो लगभग मेंस तक लगभग 16-17 महीने की मिनिमम है ये, कि इतने में इनको 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे में इंसान पैनिक होता है, ऐसे में इंसान फ्रस्ट्रेट होता है कि यार मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। आपको आके मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, अरे कोई नहीं, बस इतने समय की बात है, कोई नहीं, ये प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये चीज है इस तरह सॉल्व कर लेंगे। जितना बातचीत करेंगे इनके लिए उतना बेहतरीन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसमें इनको ये समझना है, आप अपनी टेंशन शेयर कीजिएगा, जो आप बहुत खुल के बता पा रही, मुझे लगता है कि आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है कि आपके पिताजी आपके साथ आए भी हैं और आप इनको बताती भी हैं कि मैं पैनिक हो रही हूँ, तभी तो आपको पता है। इस बात का पॉजिटिव फायदा उठाइए। क्या फायदा उठाइए? तरीका, जैसे कोई टेस्ट दीजिए, मान लीजिए आपने प्रीलिम्स का कोई टेस्ट दिया, एनसीईआरटी पढ़ने बाद एनसीईआरटी का टेस्ट दिया, तो आपको करना ये है, उस टेस्ट के मार्क्स डिस्कशन कीजिए। आज मेरे इतने आए, मेरा टारगेट ये था, है ना, मुझे इतना लाना था, तो थोड़ा सा डिस्कशन करिए ना। क्या होता है सर, केवल प्रेशर दिमाग से हटाना होता है। प्रेशर कम हो गया ना, अपनी बात केवल शेयर कर ली, टेंशन खत्म, फिर कर देंगे तैयारी। मेरे साथ मेरे 2 भाई जो थे, वो इस मामले में मतलब मेरा एकदम समझिए प्रेशर कुकर थे। मैं जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता तो जाके लगता था रोने, अरे यार पता नहीं क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, और मैं झगड़ा कर रहा था, मतलब मैं कुछ भी सुना देता था। एग्जाम टाइम में ना मैं एकदम फ्रस्ट्रेट रहता था, अपने बड़े भैया तक से बदतमीजी कर लेता था, तो मम्मी पापा से करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो ये बात समझिएगा, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब अगर ऐसे माँ बाप बन जाए ना, तो भारत में लोग आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा, बहुत टेंशन रहती है, कैसे तैयारी करूँ ना करूँ, कैसे आपको पूछे तो वहाँ पर कौन सा वेदांता, हाँ, उनके यहाँ गया तो ये बताया कि पहले जो है एग्जामिनेशन जो बुकें जो सारी पढ़िए, उसके बाद बुक बनाया तो ला के दीजिए, है ना। चीजों पर लेबल बाय लेबल कीजिएगा, इकट्ठे मत की सारी किताब एक किताब में लेना ही। पहले एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बनिए, सारी बुक मत लाते रहिए, घर में बुक देख देख के टेंशन होती है। मोबाइल लैपटॉप है, हाँ, तो लैपटॉप आईपैड, जैसे मैं तो आईपैड यूज करता था, लेके कहीं भी घूम गए, तो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए, लैपटॉप पे सारा डाउनलोड कीजिए, उसको घुमाइए, ऐसे भी वो बुक, क्योंकि क्या होता है ना, बुकवा देख देख के फ्रस्ट्रेशन होती है, होता है। वो हम लोग भी, हाँ, वो रखी रहती थी किताब, असल में पढ़नी 4-5 किताब रहती थी, समझ, लेकिन लाके इतना रख लेते थे कि तो देख देख के फ्रस्ट्रेशन टेंशन 50 है। ठीक है, और दूसरी बात, आप देखिए आपके घर पर रहते तो आपके अंदर एनर्जी बहुत होनी चाहिए, एक एनर्जी का अलग लेवल होना चाहिए, समझिएगा। ठीक है, कि वो कॉन्फिडेंस रहे, यहाँ मेरा हो ही जाएगा। दूसरी बात, जैसे ना, ये सब नहीं डरना चाहिए कि पता नहीं मेरे से यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, अरे हम लोग को कौन सा पता था। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गलती से एक ही सेलेक्ट हुआ, गलती से मैं भी सेलेक्ट हुआ, बहुत सीरियस बात मैं बता रहा हूँ। किसी, आज मैं लाख ज्ञान दे दूंगा आपको, सिलेक्शन से एक दिन पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। उस दिन जिसे रिजल्ट आया था, उस दिन बस यही मना था, भगवान सोचिए, केवल ये मना था लास्ट रैंक मेरा हो जाए बस। टॉपर होकर तो सोच, मतलब टॉपर पर तो दूर दूर तक कहीं इमेज में ही नहीं थी, और पुलिस सर्विस तो मतलब आपसे सीरियसली बता रहा हूँ, सपने में भी नहीं सोचा था कि पुलिस सर्विस मिलेगी, बस ये सोचा था लास्ट रैंक आ जाए, कोई सर्विस मिल जाए, यही होता है। बस नौकरी एक लग जाए ग्रेड ग्रुप ए की, बस। तो ये बात समझिए, तो सिलेक्शन इंसान अपने कॉन्फिडेंस के दम पे ले लेता है। फिर आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी, यहाँ पे बातें करेंगी, वहां पे स्टूडेंट्स लोग बैठे होंगे, समझा रही होंगी, ठीक है, तो ये भरोसा रखिए, है ना। जैसे वो पिताजी वाली बात कही, तो जैसे मेरे पिताजी का एग्जांपल है, जैसे हम लोग का जो एरिया है, मतलब ये हम रावलकुंडा से आते हैं, पूरा आबाद का ले लीजिए, पूर्वांचल का एरिया ले, तो पिता और पुत्र में जो रिश्ता है बहुत ही, मतलब हमको लगता है चाहे फॉर्मल कहेंगे या उसको खींचा हुआ कहेंगे, बात ही नहीं करते हैं एक उम्र के बाद। कि हमने देखा है कि बहुत सारे पिता हैं जो पुत्र से बात नहीं करते, पुत्र पिता से हाँ, मम्मी के थ्रू बात, मम्मी के थ्रू बात जाती है। हाँ, तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे साथ भी ये ऐसा नहीं था। तो जब हम दिल्ली रहते थे तो हम 1-1 घंटा भी फोन पे पापा से बात करते थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये कोचिंग वो कोचिंग, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कि ऐसा हो रहा है, क्या करें। कभी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी कि खाने का कैसे मैनेज करें, फाइनेंशियल क्या है। इवन मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत इस मामले खुल के बता रहा हूँ कि आपको अपने पिताजी से वही मिलना है, एकदम दोस्ती यारी हो, कि कोई बात उनसे ना छुपी हो। कोई कोचिंग में ही आपकी दिक्कत चल रही है ना, पढ़ाई नहीं सही से हो रही है, बुकें नहीं से मिली, सबसे पहले अपना पापा से बताइए,
कंप्लेनिंग के नजरिए में नहीं, एक होता है ना कि एक होता है शिकायती पिल्ला हमारे यहाँ बोला जाता है, वो जाके दिन भर क्या है करता रहता है, रोता रहता है, कहता है भाई खाने को दो, पीने के चाहिए, अब घूमना है। शिकायती पिल्ला नहीं बनना है, आपको क्या करना है, जाके बताना है कि मेरे साथ ये अभी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए इसका, कुछ अगर प्रॉब्लम ये भी हम देखें कि एक चीज ये भी होती है, जैसे अगर आपने बता दिया ना तो आपने अपनी टेंशन ट्रांसफर खत्म कर दी, बस अब आपका टेंशन तो अब वो दूसरी टेंशन हो गई, आपकी अपनी टेंशन खत्म हो गई कि चलो हमने एक बड़े आदमी को बता दिया है, अब वो बड़ा आदमी मैनेज कर देगा। साले हो जाइए, उसके बाद जो मन करे वो करिए, फिर अपने पिताजी को एकदम बैठा दीजिए आसमान पे, है ना, वो सबसे बड़ा गर्व का क्षण यही होगा। ठीक है, ये बात चीजों को ध्यान में रखिए और प्रेशर मत दीजिए, कोई मतलब नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, हम दोनों सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, केवल लक है, केवल ये बात समझिए कि कहा जाता है कि सही समय पे सही चीजें हो गई तो यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो इधर उधर कहीं ना कहीं तो कुछ तो लिखा ही होता, ठीक है। अच्छा सर, क्या जैसे लोग बोलते हैं साइंस साइड से चाहे बीकॉम से बीकॉम कर फाइनल से और आर्ट्स साइड में, क्या तीनों का तैयारी करने का किसी में अंतर रहता है कि मैं देखिए, अगर आप बीएससी करेंगे ना तो हो सकता है कि अगर हम प्योरली यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू बोलें तो यूपीपीसीएस में कई सारी सब्जेक्ट पोस्ट आती हैं, जैसे वो भौतिकी में बीएससी मांगेंगे, ये भौतिकी में बीएससी, फिजिक्स में ग्रेजुएशन, वही फिजिक्स में ग्रेजुएशन मांगेंगे, और कभी कभी बीकॉम जैसे आप कर रहे हैं तो एक टैक्स असेसमेंट ऑफिसर का निर्धारण अधिकारी की पोस्ट होती है, वो सिर्फ आपके लिए ही हो, तो ये एक बेनिफिट भी है। अगर आप जैसे इस बार शायद 8 पोस्ट थी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, तो वो सिर्फ बीकॉम वालों के लिए, हम लोग उसमें से बाहर थे, हम लोग का अगर उनसे ज्यादा भी नंबर होता तब भी हम लोग टैक्स असेसमेंट ऑफिसर नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे सब रजिस्ट्रार है, लॉ मांगते हैं उसमें, है ना, बहुत सारी जैसा है विधिक माप नियंत्रक ऐसे कुछ करके पोस्ट है, उसमें फिजिक्स मांगते हैं, तो किसी में सोशियोलॉजी से हमें मांगते हैं, तो ये सारी बहुत सारी अलग अलग, जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ही पोस्टें ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव भी होती हैं, बाकी ज्यादातर पोस्टें जो वो नॉन एग्जीक्यूटिव स्पेशल सब्जेक्ट की डिमांड है। तो अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपका बेनिफिट ये भी है कि आप टैक्स असेसमेंट ऑफिसर के लिए आप स्पेसिफिकली एलिजिबल होंगे। अगर आपके 10-5 नंबर दुर्भाग्य से कम भी रह जाते हैं तब भी आपको पोस्ट एक जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाए। तो ये तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं होता कि आप बीए किए बीकॉम किए, इससे कोई मतलब नहीं, बस आप कॉन्फिडेंट रहिए।